बेसिक कॉन्सेप्ट्स या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स कुछ भी कह लो। पार्ट 1 पहला लेक्चर है आज इसका, बेसिक कॉन्सेप्ट का। अब इस कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम लोग समझेंगे सरकार क्या है, क्योंकि हमने आपको बताया कि पॉलिटी के अंतर्गत हम लोग किस बात का अध्ययन करते हैं, सरकार के विषय में अध्ययन करते हैं। तीन चीजें हैं यहाँ पर, एक है पॉलिटी, एक है पॉलिटिक्स और एक है पॉलिटिकल साइंस। तीन चीजें हैं, है ना, कॉन्सेप्ट के रूप में। तो पहले हम इन तीनों शब्दों का वर्णन कर दें आपके लिए। पॉलिटी, पॉलिटिक्स, मिलते जुलते जो शब्द हैं पॉलिटिकल साइंस। इसको राज व्यवस्था कहते हैं, राज्य व्यवस्था नहीं है, राज व्यवस्था कहते हैं, राज्य व्यवस्था नहीं है, ये गलत है। राज्य नहीं है, राज है। राजकाज कैसे चलता है इससे संबंधित। पॉलिटिक्स को राजनीति कहते हैं और पॉलिटिकल साइंस को राजनीति विज्ञान कहते हैं। तो हमें यहां पर पॉलिटी पढ़ना है। पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस दोनों का अध्ययन हमें नहीं करना है। पॉलिटी का मतलब क्या होता है? पॉलिटी का मतलब है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। हमने कल बताया था कि सरकार की व्यवस्था कैसे बनती है, सरकार के विषय में, सरकार का गठन, उसकी संरचना, उसके कार्य, इन सबका अध्ययन पॉलिटी के अंतर्गत किया जाता है, राज व्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा है पॉलिटिक्स। वैसे तो हम लोग व्यवहार में पॉलिटिक्स शब्द का यूज थोड़े से निगेटिव सेंस में करते हैं। हम कहते हैं देखो मेरे साथ पॉलिटिक्स मत करना, देखो मेरे साथ राजनीति मत करना। तो यहाँ जो पॉलिटिक्स का सेंस है वो निगेटिव है जब हम इस प्रकार की अभिव्यक्तियां देते हैं कि मेरे साथ पॉलिटिक्स मत करना। लेकिन ये जो अभिव्यक्ति है कि मेरे साथ पॉलिटिक्स मत करना, ये निगेटिव अभिव्यक्ति इसलिए है क्योंकि जो पॉलिटिक्स के प्रैक्टिशनर रहे हैं, जिनको हम पॉलिटिशियंस कहते हैं, राजनेता कहते हैं, उनकी भूमिका में गिरावट आई है, उनके व्यवहार में गिरावट आई है। जब आप किसी भी राजनेता का चित्र खींचते हैं तो इसका मतलब यह है कि आज की राजनीति में अच्छे चरित्र वाला राजनेता ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन कम है, बहुत कम संख्या में अच्छे चरित्र वाले राजनेता हैं। ज्यादातर राजनेता झूठ, फरेब, मक्कारी, धृष्टता, न तरह तरह भ्रष्टाचार के शिकार, अपराध के शिकार, आतंकवाद का समर्थन करने वाले, न तमाम इस तरीके की बुराइयों से ग्रसित हैं। लेकिन फिर भी वो राजनेता है, फिर भी वो राजनेता है। राजनेता इसलिए है क्योंकि हमने आपने उन्हें बना दिया है, और हमने आपने उन्हें बना दिया है तो राजनेताओं के कारण करप्ट प्रैक्टिसेस जन्म लेती हैं। वर्तमान दिल्ली इसका जीता जागता तस्वीर, जीती जागती एग्जाम्पल है। तो जो पॉलिटिक्स है, वास्तव में पॉलिटिक्स का सेंस ये निगेटिव नहीं है जो हमने अभी चर्चा की। पॉलिटिक्स एक सकारात्मक अवधारणा है, एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, और पॉलिटिक्स को राज्य की गतिविधियों से जोड़कर देखा जाता है। वास्तव में इस शब्द का उदय यूनान से हुआ। अरस्तु ने तो अपनी बुक ही लिखी पॉलिटिक्स। और जो उस समय छोटे छोटे राज्य होते थे, जिनको नगर राज्य कहते थे, इसलिए कहते थे क्योंकि उनकी जनसंख्या आज के शहरों से भी कम होती थी, छोटे छोटे शहरों जैसे होते थे देश। तो नगर राज्य की जो गतिविधियां होती थी, यानी जो छोटे छोटे देश होते थे, उनकी गतिविधियों को पॉलिटिक्स कहा गया, राजनीति कहा गया। यानी राज्य की गतिविधियां हैं ये, राज्य की गतिविधियां। किसी भी स्टेट, राज्य की गतिविधि ही पॉलिटिक्स है। एक राज्य के अधीन जो कुछ गतिविधियां चलाई जाती हैं, क्या गतिविधियां चलाती है राज्य के अधीन, क्या चलाया जाता है राज्य के अधीन, कौन सी गतिविधियां चलती हैं? जैसे कानून बनाया जाता है, कानूनों को लागू किया जाता है, नीतियां बनाई जाती हैं, नीतियां लागू की जाती हैं, निर्णय लिए जाते हैं, न्याय दिए जाते हैं। यही सब तो है राज्य की गतिविधियां। हमारे लिए अच्छी योजनाएं लागू की जाती हैं अगर है तो ये सब राज्य की गतिविधियां हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखी जाती है, बेहतर व्यवस्था बनाए रखी जाती है, दिल्ली जैसी व्यवस्था भी बनाए रखी जाती है। आकर के कभी दिल्ली में रहो तो एंजॉय करोगे, थोड़ी भी बारिश होगी तो सड़कों पर आपको तैरने का सुख मिलेगा, आपको स्विमिंग करने का सुख मिलेगा। इतनी बढ़िया सड़कें हैं यहाँ पर। और कुछ इलाकों की सड़कें तो नक्सली इलाकों से भी गई गुजरी हैं। आप उन एरियाज में चले जाओ तो आपको लगेगा नहीं कि आप देश की राजधानी दिल्ली में हो। यहीं चले आओ, मुखर्जी नगर चले आओ, आपको आभास नहीं होगा कि आप देश की कैपिटल में हो। कैपिटल जैसा कुछ भी नहीं है। चारों तरफ आपको गंदगी का साम्राज्य भी दिख जाएगा, अव्यवस्था भी आपको दिख जाएगी, सब कुछ दिख जाएगा। तो फिलहाल वो मैल फंक्शनिंग है, हम उस ओर इशारा नहीं, उस ओर हम नहीं जाना चाहते। वो मैल फंक्शनिंग है, यानी राज्य की गलत गतिविधियां हैं, राज्य गलत तरीके से गतिविधियों का निर्वाह कर रहा है, अच्छे तरीके से भूमिकाओं का निर्वाह नहीं कर रहा है। क्योंकि दिल्ली का मतलब बस लुटियंस जोन्स, सिविल लाइन्स, यानी जहां बड़े बड़े अधिकारी, नेता, मंत्री रहते हैं, जहां संसद, विधानसभा ये सब है, वो एरिया चमकता हुआ मिलेगा आपको। वो एरिया आपको लगेगा कि हाँ राजधानी में है। उसके अलावा आप चले जाइए तो राज्य की गतिविधि, पॉलिटिक्स, ये स्टेट की गतिविधि है। हम उस नेगेटिव नोशन की तरफ आपको नहीं ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि आज जब हम लोग पॉलिटिक्स को कंसीडर करते हैं तो हमारे लिए दो सेंस होता है पॉलिटिक्स का। एक नेगेटिव होता है, फिलहाल वो हम छोड़ रहे हैं, वो आलोचना का विषय है। जो अध्ययन का विषय है, पॉलिटिक्स के अंतर्गत राज्य की गतिविधियां अध्ययन की जाती हैं। राज्य की गतिविधियों को ही हम लोग पॉलिटिक्स कहते हैं। यानी राजकाज की नीति, सरकार कैसे काम करेगी, सरकार क्या काम करेगी, इसके लिए जो नीतियां बनाई जाती हैं, जो नीतियां लागू की जाती हैं, इनसे संबंधित जो गतिविधियां हैं वो पॉलिटिक्स है। तो बड़ा पॉजिटिव नोशन है, सकारात्मक चीज है। प्रैक्टिशनर ने इसे दूषित कर दिया है, कमजोर कर दिया है। जो पॉलिटिकल साइंस है, ये अध्ययन की एक शाखा है, अध्ययन का विषय है, एक डिसिप्लिन है, सेपरेट डिसिप्लिन है। और अध्ययन का क्या विषय है? अध्ययन के इस विषय में हम लोग राजनीति के विषय में भी पूरा अध्ययन करते हैं। यानी आप ये कह लो कि पॉलिटी प्लस पॉलिटिक्स। अब इस पॉलिटिक्स में हमारे देश की भी पॉलिटिक्स और इस पॉलिटिक्स में हमारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, दोनों तरीके की पॉलिटिक्स। तो दोनों तरीके की पॉलिटिक्स का हम अध्ययन करते हैं। तो नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटी दोनों को मिलाकर के ये पॉलिटिकल साइंस बनता है, पॉलिटी प्लस पॉलिटिक्स। अब हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है? जब हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, पीएसआईआर पढ़ते हैं, तो डिटेल में इन सारी चीजों को पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारे अध्ययन का विषय है वो है पॉलिटी, यानी सरकार के बारे में अध्ययन करना है। गठन, संरचना, कार्य कैसे है, सरकारों की व्यवस्था कैसे निर्मित होती है, संक्षेप में कहें तो सरकारों की व्यवस्था कैसे निर्मित होती है, इसी के विषय में अध्ययन करना पॉलिटी का उद्देश्य है। अब कैसे सरकारों के विषय में अध्ययन करना है, क्या क्या अध्ययन करना है, वो कल हम लोगों ने सिलेबस डिजाइन किया था, सिलेबस के बारे में हम लोगों ने विस्तार से समझा था। अब आज हम लोग कॉन्सेप्ट में समझने जा रहे हैं। जब हमने कहा कि भाई पॉलिटी सरकार का अध्ययन है, तो प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि सरकार क्या है,
पॉलिटिक्स राज्य की गतिविधि है, तो प्रश्न ये उत्पन्न होता है राज्य क्या है। तो आज इस तरीके के कॉन्सेप्ट की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि हमने कहा पॉलिटी में सरकार का अध्ययन होता है, तो प्रश्न उत्पन्न होता है कि सरकार कहते किसे हैं। तो सबसे पहला जो एक्सप्लेनेशन है वो है सरकार का। गवर्नमेंट किसे कहते हैं, सरकार क्या होती है, क्योंकि सरकार का अध्ययन करना है हमें पॉलिटी के अंतर्गत। तो अब सरकार कहेंगे किसे, सरकार की जानकारी हमें कहां से मिलती है। सरकार राज्य की एक संस्था है जो राज्य के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाई जाती है। फिर प्रश्न उत्पन्न होता है राज्य क्या है। राज्य शब्द को भी हम लोग अभी विस्तार से एक्सप्लेन करेंगे कि राज्य को दो शब्दों में, दो अर्थों में हम लोग प्रयोग करते हैं, एक व्यावहारिक तौर पर, एक संकल्पनात्मक और सैद्धांतिक तौर पर। राज्य का दो अर्थों में हम लोग प्रयोग करते हैं, वो हम लोग अभी चर्चा करेंगे। अभी उसको हम लोग थोड़ा सा किनारे कर रहे हैं, उस बात को, वो सरकार के बाद हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि सरकार किसे कहते हैं। तो सरकार राज्य की एक संस्था है जो राज्य के उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाई जाती है। दूसरे शब्दों में कहो कि हर देश की अपनी एक सरकार है। जैसे भारत एक देश है, राज्य है, अमेरिका एक देश है, राज्य है, ब्रिटेन एक देश है, एक राज्य है। तो हर देश की अपनी एक सरकार है। बिना सरकार के किसी देश की गतिविधियां चलाई नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि हर देश के अधीन, हर राज्य के अधीन लोग रहते हैं, हम आप रहते हैं। हमारे और आपके लिए तमाम विषयों का प्रबंध करने की आवश्यकता है। हमारे लिए मूलभूत सुविधाएं चाहिए, भोजन, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं हमारे पास होनी चाहिए। हमारे पास अच्छी सड़कें होनी चाहिए। ऐसी सड़कें नहीं होनी चाहिए जहां बारिश होते ही वो तालाब बन जाए, आधे घंटे की बारिश में तालाब बन जाए। ऐसी सड़कें नहीं होनी चाहिए। ड्रेनेज की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छा पर्यावरण होना चाहिए, संचार के अच्छे साधन होने चाहिए, हमारी लिविंग कंडीशन बेटर होनी चाहिए, आदि आदि आदि। तो किसी भी समाज में, किसी भी देश में हम और आप रहते हैं, हमें अपने लिए और आपके लिए इन चीज़ों का प्रबंध करने की आवश्यकता है। हमें शिक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य की सुविधा चाहिए, हमें पेयजल चाहिए, शुद्ध पेयजल चाहिए। दिल्ली आओ और मुखर्जी नगर आओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि पानी का कलर क्या होता है। हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, पानी रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है। आप दिल्ली में आ जाओ और इस मुखर्जी नगर वाले इलाके में आ जाओ जहां से हम क्लास ले रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे पानी में रंग भी है, गंध भी है और स्वाद भी है। यानी यहाँ केमिस्ट्री फेल है, यहाँ केमिस्ट्री फेल है। यहाँ गंधयुक्त पानी, रंगयुक्त पानी, स्वादयुक्त पानी आपको पीने को मिलेगा, यानी शुद्ध पेयजल भी नहीं मिलेगा। यह है देश की राजधानी दिल्ली, और इस राजधानी में आपका स्वागत है। तो हम ऐसी सरकार बनाना चाहते हैं, कहते हुए दुख होता है, लेकिन सिस्टम पर हंसी भी आती है कि भाई गजब है सिस्टम। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम नारे लगा लगा करके, गाने गा गा करके ऐसे ही राजनेताओं को चुन लेते हैं जो हमें रंगयुक्त, गंधयुक्त और स्वादयुक्त पानी पिलाते हैं, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी उपलब्ध नहीं करा पाते। धन्य है भारत का लोकतंत्र, धन्य है भारत के लोग, जहां भारत के लोग ऐसे राजनेताओं को भी पर्याप्त समर्थन करते हैं जिन्हें रिश्वत लेने के आरोप में जेल में भेजा गया हो, या जिन्हें रिश्वत करने के आरोप में जो बेल पर हो, जिन्हें अपराध के केसेस दर्ज हों। 47% आपराधिक छवि के लोग इस बार लोकसभा में चुनकर आए हैं। इस लोकसभा में 2024 की लोकसभा में 47% आपराधिक छवि के लोग चुनकर आए हैं, जिनमें से 22%, 22% लोग ऐसे हैं जिन पर गंभीर अपराध करने के आरोप है, मर्डर, किडनैपिंग, रेप जैसे गंभीर अपराध करने के आरोप हैं। 22% माननीय ऐसे चुनकर आए हैं। और किसने चुना है? हमने और आपने मिलकर चुना है। हम कोसते हैं सिस्टम को, दोष देते हैं सिस्टम को, गिरेबान में झांक कर देखो असली दोष किसका है। हम कैसे लोगों को चुनकर भेज रहे हैं। और जब आप ऐसे लोगों को चुनकर भेजते हो तो आप इनसे अपेक्षा करते हो कि ये आपके लिए बढ़िया नीतियां बनाएंगे, ये आपके लिए बेहतर काम करेंगे। ना, कभी नहीं करेंगे। हाँ, जनहित की बातें जरूर करेंगे, लोकहित की बातें जरूर करेंगे, कभी हृदय से नहीं, कभी हृदय से नहीं, सिर्फ दिखावे के लिए, सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए। लेकिन हमारे देश की भोली भाली जनता इस दिखावे में आती है और ऐसे लोगों को बार बार चुनकर भेजती है। न जाने कब समझ आएगी, न जाने कब अकल आएगी। और जब तक ये परिवर्तन नहीं आएगा तब तक दिल्ली के ऐसे हादसे होते रहेंगे। ये बेहद दुखद बात है, ये बेहद दुखद क्षण है। तो सरकार की हम बात कर रहे हैं कि हम सरकार क्यों बनाते हैं। हम सरकार क्यों बनाते हैं? हम सरकार इसलिए बनाते हैं जिससे हम आप सभी अपने लिए बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, शुद्ध पेयजल, बेहतर भोजन, बेहतर सड़कें, आवागमन के संसाधन, संचार के संसाधन, इन सब की बेहतर व्यवस्था कर सकें। इसलिए हम अपने लिए सरकार बनाते हैं। तो हम सब लोग मिलकर के, जनता ही मिलकर के अपने लिए एक एजेंसी चुनती है। हमने तो सरकार चुना है, जनता अपने लिए मिलकर के एजेंसी चुनती है। कहीं राजशाही होती है, राजा होता है, तो जनता के समर्थन से ही वो राजा बनता है। जनता जिस दिन चाहे क्रांति करके राजा को गद्दी से उतार सकती है, तो जनता के समर्थन और सहयोग से ही वो राजा बना हुआ है। तो जिस भी देश में लोग रहते हैं, वे लोग अपने लिए तमाम सुविधाओं का प्रबंध करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए एक एजेंसी का निर्माण करते हैं, एक संस्था का निर्माण करते हैं। और वही संस्था सरकार के नाम से जानी जाती है, वही संस्था सरकार कहलाती है। यानी सरकार किसके लिए बनी है? सरकार हमारे लिए बनाई गई है। सरकार किस उद्देश्य के लिए बनाई गई है? सरकार हमारे हितों को पूरा करने के लिए, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए बनाई गई है। ऐसी संस्था ही सरकार है, ऐसी संस्था ही सरकार है। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि ये सरकार काम करती कैसे है? फिर बना तो दी हमने सरकार, अब जब हमने सरकार बना दी तो हमारी ये सरकार हमारे लिए काम कैसे करेगी? हमारी ये सरकार हमारे लिए 3 तरीके से काम करती है। देखो, बहुत सारे तरीके से सरकार काम कर सकती है। सरकार हमारे लिए आदेश जारी कर सकती है, हमारे लिए निर्णय ले सकती है, हमारे लिए नीतियां बना सकती है, हमारे लिए निर्देश जारी कर सकती है, हमारे लिए कानून बना सकती है, कानूनों को लागू करवा सकती है। सरकार इन तमाम साधनों से, ये साधन है सरकार के, जिनके माध्यमों से सरकार हमारे लिए आवश्यकताओं का प्रबंध करती है, समस्याओं का निदान करती है और हमारे एक बेहतर जीवन यापन के लिए व्यवस्था उपलब्ध कराती है। तो सरकार इन सारे उद्देश्यों को, इन साधन, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं सरकार के, ये सरकार के साधन हैं जिनके माध्यम से सरकार ये काम करेगी। कौन से? कानून बनाना, नीतियां बनाना, निर्णय लेना, आदेश जारी करना, निर्देश जारी करना इत्यादि। इन सारे साधनों से सरकार हमारे लिए भूमिकाओं का निर्वाह करती है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इन सारे साधनों में सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है, सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है इनमें से,
कानून बनाना, नीतियां बनाना, निर्णय लेना, आदेश देना इत्यादि, नियम बनाना, विनियम बनाना इत्यादि, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? तो आप क्या कहोगे? सबसे महत्वपूर्ण साधन है कानून बनाना। क्यों? ऐसा क्यों है? ध्यान से सुनना, तो चीजें एक दूसरे से लिंक्ड है, फिर समझ में आती जाएंगी। क्यों कानून बनाना? बाकी सारी चीजें भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कानून बनाना है। क्यों है कानून बनाना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण? क्यों? क्योंकि कानून में ही बाध्यकारिता का बल है। बाकी आदेश में, नियम में, निर्देश में, इन सारी चीजों में, निर्णय लेने में, लागू करवाने में, इन सब में बाध्यकारिता हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इनको बाध्यकारी तरीके से लागू करवाया भी जा सकता है, नहीं भी करवाया जा सकता है, जैसा आदेश, जैसा निर्देश जारी किया जाए। लेकिन जब कानून बनते हैं तो कानूनों का पालन सदैव बाध्यकारी होता है और कानूनों का उल्लंघन दंडनीय होता है। कानूनों का उल्लंघन दंडनीय होता है। जैसे मोटर व्हीकल एक्ट बनाया गया, मोटर वाहन अधिनियम बनाया गया। किसके लिए? हमारी आपकी सुरक्षा के लिए कि भाई अगर आप बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट पहन करके चलाएं, कार चला रहे हैं तो सीट बेल्ट लगा करके चलाएं, आदि आदि प्रावधान कर दिए गए। अब हम घर से निकलते हैं तो हमें लगता है कि पुलिस कहीं चेक कर लेगी और चालान कट जाएगा, दंड मिल जाएगा, पेनल्टी लग जाएगी। तो करते क्या है? हेलमेट लिया और हाथ में पहन लिया और बाइक चलाने लगे। जहां दूर से देखा कि पुलिस वाला दिखा, हेलमेट सर पर पहना लिया। हेलमेट हाथ पर पहनने के लिए नहीं है, वो सर पर पहनने के लिए है, आपकी सुरक्षा के लिए है। लेकिन जागरूकता का अभाव है, फैशन है, या जो कुछ भी कह लो, लापरवाही है। हेलमेट सर में पहनने के बजाय हाथ में पहने रहते हैं। केवल और केवल इस भय से हेलमेट लगाया जाता है कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान कट जाएगा, जुर्माना लग जाएगा, पेनल्टी हो जाएगी। यह है कानून का पालन, क्योंकि कानून का पालन बाध्यकारी है। कानून में बाध्यता का बल होता है, बाकी चीजों में बाध्यता का बल हो यह आवश्यक नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन कानूनों का पालन बाध्यकारी है और कानूनों का उल्लंघन अपने आप में दंडनीय है। इसलिए सरकार के सारे महत्वपूर्ण कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कानून बनाना। यानी कानून एक ऐसी छतरी है जिसके अधीन सब आ जाते हैं। एक अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट जैसा है कानून। अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट मतलब जिसके अधीन छोटे छोटे सारे कॉन्सेप्ट आ जाए। तो कानून एक अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट जैसी चीज है, एक ऐसी छतरी है जिसके अधीन छोटे छोटे सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, क्योंकि कानून ही केवल ऐसा प्रावधान है जिसमें बाध्यकारिता पाई जाती है, जिसे लागू करना सरकार के लिए बाध्यकारी है, लोगों का के द्वारा पालन करना बाध्यकारी है। जो पालन नहीं करेगा उसे पनिशमेंट मिलेगा। तो सरकार अगर हमारे लिए आवश्यकताओं को पूरा करना चाहती है, हमारे लिए सेवाएं देना चाहती है, तो सरकार का सबसे प्रभावी कदम होना चाहिए कानून बनाना, क्योंकि कानून बना करके जो व्यवस्था निर्मित कर दी जाएगी उसका पालन बाध्यकारी होता है। तो सरकार का सबसे पहला काम हो गया कानून बनाना, कि सरकार हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए, सरकार हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए कानून बनाती है। नंबर एक बात। दूसरी बात, सरकार का काम है कानूनों को बेहतर तरीके से लागू करना। कानून बन तो गए, लेकिन बेहतर इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, बेहतर तरीके से लागू होना चाहिए। अगर कानूनों का बेहतर पालन नहीं होगा तो कानून बनाना बेकार है। तो कानूनों का बेहतर पालन करने के लिए अलग एजेंसी बनाई गई है जो कानूनों को लागू करती है। कानूनों का क्रियान्वयन करना उसकी जिम्मेदारी है, जिससे कानून धरातल पर लागू हो सके, उसका लाभ हमें मिल सके और इन कानूनों के पालन के माध्यम से समाज में व्यवस्था बनाई रखी जा सके और अव्यवस्था उत्पन्न न होने पाए। अब जब कानूनों को लागू करेंगे तो कानूनों के लागू करने में विवाद भी उत्पन्न होगा, समस्याएं भी उत्पन्न होंगी। अब जब विवाद उत्पन्न होंगे, इसके अलावा भी लोगों के बीच अगर विवाद उत्पन्न हो रहे हैं तो उनका समाधान करना भी सरकार का उद्देश्य है, सरकार का लक्ष्य है, एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए। तो सरकार विवादों का समाधान करने के लिए न्याय प्रदान करने का काम करेगी, न्याय प्रदान करने का काम करेगी। तो सरकार के मोटे मोटे 3 कार्य होते हैं: कानून बनाना, कानूनों को लागू करना और इन कानूनों के अंतर्गत न्याय देना। बाकी जितने भी कार्य हैं जिनकी आप कल्पना कर सकते हो वे सब इसी में समाहित है, वे सब इसी में समाहित है। तो सरकार के मोटे तौर पर 3 कार्य हैं: कानून बनाना, कानूनों को लागू करना और कानूनों के अंतर्गत न्याय देना। क्यों 3 कार्य हैं? इसीलिए 3 कार्य हैं क्योंकि सरकार की समस्त गतिविधियों को 3 भागों में समाहित किया जा सकता है, अलग अलग, या हम कह सकते हैं कि 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, अलग अलग। वर्गीकरण एक तरीके का समूहीकरण ही है ना? वर्गीकरण एक तरीके का समूहीकरण ही है। जब हम कहते हैं कि भाई देखो एक टोकरी में तरह तरह के फल रखे हैं, इनका वर्गीकरण करना है, सेब अलग करना है, अमरूद अलग करना है, बनाना अलग करना है, तो आप क्या करोगे? सारे सेब एक जगह कर दोगे तो सेब का समूहीकरण हो गया, सारे बनाना एक जगह कर दोगे, बनाना का समूहीकरण हो गया। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन हो गया। तो वर्गीकरण एक तरीके का समूहीकरण ही है। यानी सरकार के जितने कार्य हैं उन कार्यों को अलग अलग हम समूहीकृत कर सकते हैं, 3 भागों में समूहीकरण किया जा सकता है, 3 भागों में उन्हें शामिल किया जा सकता है, यानी 3 भागों में उन्हें बांटा जा सकता है। इसलिए सरकार के 3 कार्य होते हैं। तो सरकार क्या हो गई? राज्य की एजेंसी हो गई है, राज्य की एजेंसी। और राज्य की यह एजेंसी क्या करती है? राज्य की एजेंसी करती है, राज्य के उद्देश्य को पूरा करती है। और राज्य के उद्देश्य क्या है? राज्य का उद्देश्य है लोगों के लिए प्रबंध, मैनेजमेंट। कैसा प्रबंध? आवश्यकताओं को पूरा करना, समस्याओं का समाधान करना, तमाम सारी बातों का जो प्रबंध है वो लोगों के लिए करना सरकार का मुख्य कार्य है। कैसे करेगा ये? 3 तरीके के कार्यों के माध्यम से करेगा। 3 तरीके के कार्य सरकार करेगी और इन 3 प्रकार के कार्यों में सरकार के समस्त कार्य पूरे हो जाएंगे: कानून बनाना, कानून लागू करना और कानून के अंतर्गत न्याय प्रदान करना। अब क्या ये तीनों कार्य एक ही अंग को सौंप दिए जाएं? पहले ऐसा होता था, जब राजशाही थी, राजाओं का शासन हुआ करता था, तो राजाओं के शासन में सारे कार्य राजा के पास होते थे। राजा की इच्छा ही कानून, राजा ही यह निर्णय लेता था कि कैसे कानूनों को लागू किया जाएगा, और राजा ही न्याय का अंतिम स्रोत हुआ करता था। यानी सारी शक्तियां राजा में निहित हुआ करती थी। लेकिन जाहिर सी बात है, ऐसा राजा प्रायः निरंकुशता का प्रतीक होता था, मनमानेपन का प्रतीक होता था, क्योंकि सब कुछ राजा की गतिविधियों पर ही निर्भर हुआ करता था, राजा की इच्छा पर ही निर्भर हुआ करता था। जब समय आगे बढ़ा, नए नए मान्यताएं, तार्किक मान्यताएं जन्म लेने लगी, तो उन तार्किक मान्यताओं के अधीन ये निर्णय लिया गया कि भाई ये तो गलत बात है, किसी को भी मनमाने तरीके से कार्य करने की इजाजत तो नहीं दी जा सकती।
किसी को भी मनमाने तरीके से कार्य करने की अनुमति तो नहीं मिल सकती। इसलिए मनमाने तरीके से कार्य करने की अनुमति ना हो। क्यों? क्योंकि अगर मनमाने तरीके से कार्य कोई करेगा, सारी शक्तियों का प्रयोग एक ही व्यक्ति करेगा, तो हमारे अधिकारों का हनन हो सकता है, हमारी अच्छे जीवन के लक्षणों के विरुद्ध निर्णय लिया जा सकता है, कार्य किया जा सकता है, मनमाने तरीके से कार्य हो सकता है। तो सारी शक्तियां एक व्यक्ति में या एक संस्था में निहित नहीं होनी चाहिए, बल्कि अलग अलग संस्थाओं में निहित होनी चाहिए। इसको कहा गया सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का पृथक्करण। मॉन्टेस्क्यू ने दिया है ये विचार, हम लोग आगे चर्चा करेंगे, लिखेंगे, इसको विस्तार से लिखेंगे। अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर कैसा है, ब्रिटेन में सेपरेशन ऑफ पावर कैसा है, भारत में सेपरेशन ऑफ पावर कैसा है, इसको विस्तार से समझेंगे और लिखेंगे हम लोग डिटेल में। तो वो चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो शक्तियों के पृथक्करण की संकल्पना ने जन्म लिया और इस संकल्पना के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि जो कानून बनाने का कार्य है, कानून लागू करने का कार्य है और न्याय देने का कार्य है, यानी सरकारों के तीनों प्रमुख कार्य अलग अलग अंगों में निहित किए जाएंगे, एक अंग में निहित नहीं होंगे। कानून बनाने का कार्य करने वाला अंग अलग होगा, कानून लागू करने का कार्य करने वाला अंग अलग होगा, ऑर्गन अलग होगा, और जो न्याय देने का कार्य करने वाला अंग है वो अंग भी अलग होगा। ये तीनों अंग अलग अलग होंगे। कौन कौन से होंगे? जो कानून बनाने का कार्य करेगा उसको कहेंगे विधायिका या विधानमंडल, कुछ भी कह लो, हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेचर, उसको कहेंगे लेजिस्लेचर। जो कानून लागू करने का काम करेगा उसको कहेंगे कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, उसको कहेंगे एग्जीक्यूटिव। और जो न्याय देने का काम करेगा उसको कहेंगे न्यायपालिका, जुडिशरी। और इस तरीके से बच्चों सरकार के तीन अंगों का जन्म हुआ। क्यों हुआ तीन अंगों का जन्म? हम लोग कहते हैं ना कि सरकार के तीन अंग होते हैं व्यापक रूप में, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। क्यों होते हैं सरकार के तीन अंग? इसीलिए होते हैं क्योंकि सरकार समाज के लिए, राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए, जो कुछ भी कहो उसको भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, राज्य क्या होता है, राष्ट्र क्या होता है वो बताएंगे आगे। तो समाज के लिए सरकार जितनी भी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर सकती है, जो भी कार्य कर सकती है, उन सारे कार्यों को हम मोटे तौर पर तीन भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं या समूहीकृत कर सकते हैं। कानून बनाने का कार्य, लागू करने का कार्य और न्याय प्रदान करने का कार्य। और ये तीनों कार्य अलग अलग अंगों के द्वारा किए जाने चाहिए, जिससे कि मनमानापन ना हो, जिससे कि निरंकुशता ना हो, जिससे कि तानाशाही ना हो, बल्कि अलग अलग अंग जब कार्य करेंगे उनके बीच एक संतुलन होगा तो हमारे अधिकारों की बेहतर रक्षा हो पाएगी। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि भाई ये अंग आपस में भी तो अपने आप में भी तो तानाशाह बन सकते हैं, कार्यपालिका अपने आप में तानाशाह बन जाए, न्यायपालिका अपने आप में तानाशाह बन जाए, विधायिका अपने आप में बन जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता वर्तमान व्यवस्थाओं में, क्योंकि इनके बीच एक संतुलन का प्रबंध है। कैसे है संतुलन का प्रबंध? ये जब हम लोग सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम आपको विस्तार से समझाएंगे और विस्तार से बताएंगे और विस्तार से लिखाएंगे। तो सरकार के तीन अंग हो गए मोटे तौर पर, तो तीन अंग हो गए सरकार के, और वो तीन अंग हो गए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब ये जो कार्यपालिका है, इस कार्यपालिका के भी दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार होते हैं? जो एग्जीक्यूटिव है वो दो भागों में बंटती है। एक है राजनीतिक कार्यपालिका, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, और दूसरी है प्रशासनिक कार्यपालिका। एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव, ये क्या होते हैं? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं? ये तो हमने चर्चा की कि भाई सरकार के तीन अंग हैं। क्यों हो गए ये हमने समझ लिया कि सरकार के तीन ही अंग क्यों हैं, क्योंकि सरकार के सारे कार्यों को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है, वर्गीकृत किया जा सकता है। तीनों कार्य अलग अलग अंगों के द्वारा संपादित किए जाते हैं। अब इनमें जो कार्यपालिका का अंग है फिर वो दो भागों में बढ़ता है। एक को कहते हैं राजनीतिक कार्यपालिका और एक को कहते हैं प्रशासनिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका का एग्जाम्पल क्या है? राजनीतिक कार्यपालिका का एग्जाम्पल है जैसे मंत्रिपरिषद। भारत में प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद, अमेरिका में राष्ट्रपति सहित मंत्रिमंडल। अमेरिका में जो राष्ट्रपति सहित मंत्रिमंडल है वो राजनीतिक कार्यपालिका है। भारत में जो प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद है वो राजनीतिक कार्यपालिका है। ये सब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, जो राजनीति जो लोगों के द्वारा चुने गए हैं। यानी मोटे तौर पर कहें तो ये जो मंत्रिपरिषद है, ये मंत्रिपरिषद कैसे आई है, ये मंत्रिपरिषद कैसे बनी है? निर्वाचित है, इलेक्टेड है। मंत्रिपरिषद इलेक्टेड है। हमने लोकसभा के सदस्यों को चुना, लोकसभा में जिसको बहुमत मिला उन्होंने मिलकर के मंत्रिपरिषद का निर्माण किया, उनका नेता प्रधानमंत्री बना और मंत्रिपरिषद का निर्माण किया। उसी तरीके से राज्यों में हम लोग विधानसभा के सदस्य चुनते हैं, जिसको बहुमत मिलता है उसका नेता मुख्यमंत्री बनता है और वो सारे निर्वाचित सदस्य मिलकर मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हैं। तो जो हमारे लिए मंत्रिपरिषद होती है वो हमारे लिए इलेक्टेड बॉडी है। क्यों? क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, लोकतंत्र में रहते हैं। तो लोकतंत्र में मंत्रिपरिषद निर्वाचित होती है, इलेक्टेड होती है। अब ये बात अलग है कि हमारे यहाँ इलेक्शन का कोई बहुत बड़ा क्राइटेरिया नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन के लिए कोई योग्यता नहीं बताई गई है। बस ये कहा गया कि भाई लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हो तो 25 साल की उम्र होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। बाकी अच्छे चरित्र का हो बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि अच्छे चरित्र का हो। पढ़ा लिखा योग्य हो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, समझदार हो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ऐसे ऐसे लोग संसद में सवाल पूछते हैं और ऐसी ऐसी बातें रखते हैं कि हंसी आती है सुन करके कि हे भगवान, इसी को हम लोग किस्मत कहते हैं, डेस्टिनी कहते हैं। कि डेस्टिनी ने लिख करके भेजा था कि तुम नेता बनोगे, डेस्टिनी ने लिख करके भेजा था कि तुम संसद सदस्य बनोगे, डेस्टिनी ने लिख करके भेजा था कि तुम मंत्री बनोगे, तो बन गए तुम, वरना लायक तो नहीं थे। क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे भी मंत्री बने जो अपनी शपथ तक नहीं पढ़ पाते, तो वो सरकारी दस्तावेज पढ़ के क्या समझेंगे? ऐसे लोग भी मंत्री बने हैं, राज्यों में तो ऐसे लोग बहुतायत मात्रा में बने हैं।
संसद में भी ऐसे लोग चुनकर आते हैं जो बिल आदि के प्रावधानों को अच्छे तरीके से समझ नहीं सकते, जो उनको अगर बोलना है, बोलना भी पड़ता है संसद में रहने पर, अगर बोलना है तो लोगों से कह देते हैं कि लिख के दे दो क्या बोलना है। हकीकत बता रहा हूँ आपको, आंखों देखी बता रहा हूँ आपको। तो लेकिन भाई चुन लिए जाते हैं, निर्वाचित है, और हम लोग वोट किस आधार पर देते हैं हमको खुद भी पता नहीं है कि हम क्यों देते हैं। अपराधियों को भी देते हैं, भ्रष्टाचारियों को भी देते हैं, जो आतंकियों का समर्थक है उसको भी देते हैं, सबको दे देते हैं, हम सबको जिता देते हैं। इतने उदार है, इतने समझदार भी नहीं है। तो निर्वाचित है बिना किसी योग्यता के, अभी मैं लिखने नहीं जा रहा हूं, अच्छी बात नहीं है कि बिना किसी योग्यता के चुन लेते हैं, कोई योग्यता नहीं बताई गई है। कितने समय के लिए चुनते हैं, कोई कार्यकाल भी नहीं है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल नहीं होता 5 साल, लोकसभा चुनते हैं 5 साल के लिए, लोकसभा चुनते हैं 5 साल के लिए, और अगर लोकसभा में विश्वास बना हुआ है तो प्रधानमंत्री 5 साल के लिए पद पर रहेगा, अन्यथा नहीं रहेगा। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने तो पहली बार में केवल 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने, इसके बाद सरकार गिर गई। दूसरी बार बने तो लगभग 13 महीने, फिर जब तीसरी बार बने तब जाकर 5 साल का कार्यकाल लगभग पूरा कर पाए। तो कोई निश्चित कार्यकाल भी नहीं होता। फिलहाल ये एक इलेक्टेड बॉडी है, ये एक निर्वाचित सदन है। ये जो निर्वाचित निकाय है जनता के द्वारा, यानी ये राजनीतिक कार्यपालिका है, इसी को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग संकुचित अर्थों में भी सरकार कहते हैं, इसको भी सरकार कहते हैं, लेकिन संकुचित अर्थों में कहते हैं, संकुचित अर्थ में। अब देखो, इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये क्लासिफिकेशन किया है। अब सरकार की 2 अभिव्यक्तियां हो गई हमारे सामने। जब हम सरकार को व्यापक अर्थों में प्रयोग करते हैं तो सरकार का मतलब विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, यानी संसद, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद मिलकर के सरकार बनाते हैं संघ में। राज्यों में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, विधानमंडल और राज्य की न्यायपालिका, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय मिलकर के राज्य में सरकार बनाते हैं। तो सरकार को जब हम लोग व्यापक अर्थों में प्रयोग करते हैं तो सरकार के तीनों अंगों को शामिल करते हैं। लेकिन जब हम लोग सरकार शब्द को संकुचित अर्थों में प्रयोग में लाते हैं, संकुचित अर्थों में प्रयोग में लाते हैं, तो उससे हमारा आशय केवल पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से होता है, केवल राजनीतिक कार्यपालिका से होता है, तब सरकार के तीनों अंगों से नहीं होता। कैसे? जब हम लोग व्यवहार में सरकार के बारे में अभिव्यक्तियां देते हैं, जैसे अध्ययन में, लेखन में और शोध में, इन सारी चीजों में जब सरकार शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम सरकार को व्यापक अर्थों में ही प्रयोग करते हैं, कॉन्सेप्ट के रूप में। लेकिन जब हम लोग सामान्य अभिव्यक्तियां देते हैं व्यवहार में, तो हमारा सरकार के बारे में नजरिया संकीर्ण होता है, संकुचित होता है। कैसे? हम कहते हैं कि सरकार ने हमारे लिए अच्छा निर्णय लिया, सरकार हमारे लिए अच्छा निर्णय नहीं ले रही है, दिल्ली में जो घटना हुई उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। तो जब हम लोग सरकार के बारे में इस तरीके से अभिव्यक्तियां देते हैं तो हमारा आशय विधायिका, न्यायपालिका, इन सब से नहीं होता। हमारा आशय सीधे इस पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से होता है, यानी उन मंत्रियों से होता है जिनको हमने चुन करके भेजा है, जिनको हमने चुन करके भेजा है। हमारा सीधा आशय केवल उनसे होता है कि अगर हमारे लिए बेहतर निर्णय लिए जा रहे हैं, हमारे लिए बेहतर व्यवस्थाएं निर्मित की जा रही हैं, तो हम कहते हैं सरकार भी बहुत अच्छा कर रही है। इसका मतलब ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। उसमें हम न्यायपालिका को फिर शामिल नहीं करते कि न्यायपालिका को भी अभिव्यक्ति दे रहे हैं ना। व्यापक रूप में जब हम लोग सरकार के बारे में चर्चा करते हैं तब न्यायपालिका को भी शामिल करते हैं, लेकिन संकुचित अर्थों में जब हम सरकार के बारे में अभिव्यक्तियां देते हैं तो हम केवल पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को ही कंसीडर करते हैं। ये हमारे सामान्य बोलचाल में सरकारों का यही प्रयोग होता है कि सरकार अच्छी है। हम पूछते हैं कि भाई सरकार ठीक काम कर रही है, आप कह रहे हाँ हाँ बहुत अच्छा काम कर रही है। हमने पूछा कि भाई सरकार अच्छा काम कर रही है, आपने कहा अरे नहीं कुछ नहीं कर रही है, बहुत बेकार सरकार है। तो जब आप इस तरीके की अभिव्यक्तियां दे रहे हो तो यहाँ सरकार का आशय केवल पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से होता है। रोजमर्रा के कार्यों में हमारे लिए सरकार का यही स्वरूप प्रयोग में आता है ज्यादातर। अब ये तो राजनीतिक कार्यपालिका हो गई। अब प्रशासनिक कार्यपालिका क्या है? प्रशासनिक कार्यपालिका का मतलब है सिविल सेवकों का समूह। आप जिस सेवा की तैयारी कर रहे हैं, यानी नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी, सिविल सेवकों का समूह, जो सिविल सेवकों का समूह है जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आईएएस, आईपीएस या पीसीएस, इन सारी सेवाओं के लिए आप लोग प्रिपरेशन करते हैं, तो इन सिविल सेवकों का समूह, इसको नौकरशाही भी कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी भी कहते हैं, ये प्रशासनिक कार्यपालिका कहलाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव कहलाती है। ये कैसे चुने जाते हैं? जो सिविल सेवकों का समूह है यानी नौकरशाही है, ये इलेक्टेड नहीं होती, ये चयनित होती है, सिलेक्टेड होती है। राजनीतिक कार्यपालिका इलेक्टेड है, ये सिलेक्टेड है, इनका चयन होता है। और चयन करने के लिए हम एक संस्था बनाते हैं। भारत में संघ लोक सेवा आयोग बनाया गया है, राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग बनाया गया है। इस प्रकार की संस्थाएं बनाई गई हैं जो इनका चयन करते हैं, जो इनको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन किस आधार पर करते हैं? निश्चित योग्यता के आधार पर करते हैं। यहाँ योग्यता जरूरी है, राजनेताओं के लिए तो जरूरी नहीं है। कोई भी राजनेता बन जाता है, जो अकल के अंधे हैं वे भी राजनेता बन जाते हैं। लेकिन सिविल सेवाओं में ऐसा नहीं हो सकता। सिविल सेवाओं में जो योग्य है वही प्रवेश पाएगा, उसी को प्रवेश मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक संस्था है जो आपकी योग्यता की जांच करती है। जब आप तभी सिविल सेवाओं में एग्जाम के लिए अपीयर हो पाएंगे जब एक मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास होगी, कम से कम ग्रेजुएट हो, या डॉक्टरी के लिए डॉक्टर की डिग्री हो, इंजीनियरिंग के लिए इंजीनियर की डिग्री हो, तमाम अलग अलग सेवाओं के लिए तो मिनिमम एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इससे भी आयोग सेटिस्फाई नहीं होता, फिर वो एग्जाम लेता है, एक पग बाधा दौड़ आयोजित कराता है आपके लिए, प्री रिटन मेन इंटरव्यू। किसी भी बाधा पर गिर गए तो फिर से दौड़ना पड़ता है। जब आप इस बाधा को पार कर लेते हैं, यानी आप इस योग्यता के परीक्षण में पास हो जाते हैं, तभी आपका सिलेक्शन होता है। यूपीएससी आपका सिलेक्शन करने वाली संस्था है, अपॉइंटमेंट करने वाली नहीं। अपॉइंटमेंट करने वाली संस्था सरकार है, राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, सरकार है। सिलेक्शन करने वाली संस्था यूपीएससी है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है। ये आपको सेलेक्ट करते हैं, चयन करते हैं। किस आधार पर? योग्यता के आधार पर, निश्चित योग्यता की जांच करके सिलेक्ट करते हैं। और सिलेक्शन के बाद फिर आपको जब नियुक्ति मिलती है तो फिर निश्चित कार्यकाल होता है आपके लिए।
एक निश्चित कार्यकाल, फिक्स टर्म होता है आपका। नेताओं के लिए फिक्स टर्म नहीं है, लेकिन आपके लिए एक फिक्स टर्म है, एक निश्चित कार्यकाल है, एक सेवानिवृत्ति की उम्र तय की गई है, रिटायरमेंट की एज तय की गई है, बदलती रहती है। इस समय 60 ईयर्स है। तो अगर आपने एक बार सेवा में प्रवेश ले लिया तो 60 साल की उम्र तक आप सेवा में बने रहेंगे, 60 साल की उम्र तक बने रहेंगे, बशर्ते बशर्ते इस दौरान भ्रष्टाचारी, कदाचारी, दुराचारी, व्यभिचारी न हो जाएं। अगर ये सब करेंगे तो हटा दिए जाएंगे, लेकिन अगर बेहतर तरीके से काम करते रहेंगे तो फिर आप सेवानिवृत्ति की उम्र तक पद धारण करने के योग्य बने रहेंगे। अब ये सवाल मत पूछेगा कि दिल्ली में भी तो भ्रष्टाचार हुआ और भ्रष्टाचार होने के कारण ये दुर्घटना घटी। अब चूंकि सुधारों का अभाव है सिविल सेवाओं में, इसलिए भ्रष्टाचार इसका एक गुण बनती जा रही है कमजोरी के बजाय, रिश्वतखोरी गुण बनती जा रही है कमजोरी के बजाय। तो ये हमारे सिस्टम की कमी है। ये सुधार स्वतंत्रता के पश्चात तुरंत होने चाहिए थे, लेकिन नहीं किए जा सके, नहीं किए जा सके, इसलिए कमजोरियां बनी रही। तो सिविल सेवकों का समूह और नौकरशाही ये प्रशासनिक कार्यपालिका है, और चुने गए लोगों का समूह यानी मंत्रिपरिषद राजनीतिक कार्यपालिका है, यानी ये संकुचित अर्थों में इसे हम सरकार भी कहते हैं। अब देखो, सरकार जो कुछ करती है, जिस तरीके से करती है, उसको हम शासन कहते हैं। शासन, गवर्नेंस। सरकार जो कुछ करती है, जिस तरीके से करती है, उसको हम शासन कहते हैं, गवर्नेंस कहते हैं। यानी शासन सरकार की गतिविधि है, शासन सरकार की गतिविधि है। चाहे वो व्यापक अर्थों वाली सरकार हो और चाहे वो संकुचित अर्थों वाली सरकार हो। संकुचित अर्थों वाली सरकार भी जो कुछ करेगी वो शासन कहलाएगा, और व्यापक अर्थों वाली सरकार भी जो कुछ करेगी वो शासन कहलाएगा। क्या करेगी इसके अंतर्गत? ये कानून बनाएगी, नीतियां बनाएगी और लागू करवाएगी। व्यापक अर्थों वाली सरकार में विधायिका है तो कानून बनाएगी, लेकिन यहां राजनीतिक कार्यपालिका है संकुचित अर्थों में सरकार में, तो संकुचित अर्थों वाली सरकार कानून नहीं बना सकती, नीतियां बना सकती है। जैसे शिक्षा के लिए शिक्षा नीति बनाती है, स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य नीति बनाती है, बेहतर पर्यावरण के लिए पर्यावरण नीति बनाती है। वो बात अलग है कि देश की राजधानी दिल्ली में सबकी नाक के नीचे प्रधानमंत्री, एलजी, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, सबकी नाक के नीचे 1100 पेड़ कट गए इसी एक साल के भीतर, अवैध तरीके से 1100 पेड़ कट गए। इसलिए कट गए क्योंकि दिल्ली में अपराधियों, माफियाओं, भ्रष्टाचारियों, ठेकेदारों, बिल्डर माफियाओं, पुलिस प्रशासन, राजनेताओं के बीच एक भ्रष्ट गठजोड़ बना हुआ है। आज भी वो भ्रष्ट गठजोड़ एग्जिस्ट करता है, आज भी वो भ्रष्ट गठजोड़ एग्जिस्ट करता है। इसलिए 1100 पेड़ कट गए, 4 जानें चली गई। पेड़ कटना भी जान जाने जैसा है, लेकिन चूंकि पेड़ कट रहे हैं इसलिए कोई इतनी चिंता प्रदर्शित नहीं करता। हालांकि कमेटी बनी है, देखेंगे कमेटी क्या करती है, क्योंकि ये तो हमारे यहाँ यही तरीका है भाई, एक कमेटी बना दो, उसकी रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट पर जांच के लिए फिर एक कमेटी बना दो, फिर वो रिपोर्ट देगी, फिर एक एक्शन प्लान बनाने के लिए कमेटी बना दो, फिर एक्शन प्लान बनेगा, तब तक आदमी भूल जाएगा कि क्या कुछ हुआ था। सालों बीत जाएंगे, सालों बीत जाएंगे। रत्नेश कहते हैं ऑक्सीजन ज्यादा हो गया था इसलिए पेड़ कट गए। मुझे भी लगता है शायद उन लोगों ने यही सोचा होगा। तो लेकिन दिल्ली में अब अभी देखो, जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, हमेशा बुरे दौर से गुजरता रहता है। तो ऑक्सीजन उन्हें ज्यादा लगा होगा, है तो नहीं, क्योंकि हम लोग अब अभी अगस्त चल रहा है, जो अगस्त शुरू होने वाला है, अभी इसके बाद सितंबर अक्टूबर आने दो, ये बारिश का माहौल खत्म होने दो, अक्टूबर आने दो। देखो दिल्ली में 2 आसमान नजर आते हैं, एक धुएं का धुंधला आसमान और कृत्रिम आसमान, और एक नेचुरल आसमान जो भगवान ने बनाया है। 2 आसमान के बीच रहते हैं, दम घुटू वातावरण में जहां सांस लेना भी दूभर हो जाता है। हर साल ऐसा होता है, हर साल सरकार एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती है। कभी कोई कहता है हरियाणा से आ गया पॉल्यूशन, कोई कहता है उत्तर प्रदेश से आ गया, कोई कहता है पंजाब से आ गया, कोई मतलब यहाँ से कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ बाहर बाहर से आकर के और सारी गड़बड़ियां हो जा रही हैं। तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि समाधान के लिए प्रयास नहीं होता। एनीवे, तो सरकार की गतिविधि है, शासन सरकार की गतिविधि है, चाहे बड़े तौर पर यानी कानून बनाने से लेकर के लागू करने से लेकर न्याय देने से लेकर के इन सारी गतिविधियों को शामिल किया जाए, वो भी शासन कहलाएगा। और अगर राजनीतिक कार्यपालिका नीतियां बना करके लागू कर रही है, निर्णय लेकर के लागू कर रही है, तो वह भी शासन कहलाएगा, वह भी गवर्नेंस कहलाएगा। तो शासन सरकार की गतिविधि है, यानी शासन को भी आप 2 रूपों में परिभाषित कर सकते हो। व्यापक अर्थों में शासन में सरकार के तीनों अंगों की गतिविधियां शामिल हो जाएंगी, और संकुचित अर्थों में केवल और केवल संकुचित अर्थों वाली सरकार की गतिविधियां शामिल हो जाएंगी। तो शासन सरकार की गतिविधि है, सरकार जो कुछ करती है, जिस तरीके से करती है, सरकार जो कुछ करती है, जिस तरीके से करती है, वह शासन कहलाता है। द एक्ट एंड एक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट इज नोन एज गवर्नेंस। तो सरकार की गतिविधियां हैं। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि सरकार करती क्या है? सरकार कानून बनाती है, कानून बनाना, नीतियां बनाना, निर्णय लेना, यह सब सरकार का काम है, और इन्हें लागू करवाना, करना नहीं, करना नहीं, करना नहीं, करवाना सरकार का काम है। नीतियां बनाना, लागू करवाना, कानून बनाना, लागू करवाना, निर्णय लेना, लागू करवाना। कौन लागू करेगा? फिर लागू करेंगे नौकरशाही, यानी सिविल सेवकों का समूह, ये लागू करेगा, ये निर्णयों को लागू करेगा। तो सिविल सेवकों का ये जो समूह है यानी नौकरशाही है, ये निर्णयों को, इसका मुख्य कार्य है, इसका मुख्य कार्य है निर्णयों को, कानूनों को, नीतियों को, सबको लागू करना, लागू करना, नीतियों को, निर्णयों को, कानूनों को, इन सबको लागू करना। और ये जो लागू करने का कार्य है, ये कार्य कहलाता है प्रशासन, ये कार्य कहलाता है प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। ये कार्य कहलाता है एडमिनिस्ट्रेशन। तो बच्चों, यही शासन और प्रशासन का कॉन्सेप्ट है, और यही दोनों के बीच अंतर है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है, ये पूछा गया है। आप प्री का क्वेश्चन देखोगे, मैं लेकर आऊंगा जब हम लोग ये यूनिट कंप्लीट कर लेंगे ना, तो हमने आपको बताया है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर के हम लोग आएंगे। तो ये यूनिट कंप्लीट करने के बाद, जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर के हम लोग आएंगे, संविधान की विशेषताएं खत्म करने के बाद, तो हम ये वाला क्वेश्चन भी लेकर आएंगे जो आईएएस में 2-3 वर्षों पहले पूछा गया है।
क्या पूछा गया था कि नौकरशाही का मुख्य कार्य क्या है, यही क्वेश्चन था कि नौकरशाही कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नौकरशाही के कार्यों की सबसे सटीक अभिव्यक्ति देता है। तो 4 ऑप्शन दे दिए गए, चारों ऑप्शन वही थे जो नौकरशाही करती है, लेकिन आप व्यवहार में देखोगे तो नौकरशाही सब कुछ करती हुई नजर आएगी, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन होते हैं वही आपको चुनना होता है। बेस्ट ऑप्शन क्या है? वह है निर्णयों नीतियों को लागू करना, यानी नौकरशाही सरकार का एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है, हाथ पैर है। नौकरशाही के माध्यम से ही सरकार की नीतियों का लाभ लोगों तक पहुंचाया जाता है। सरकार ने डेवलपमेंट के लिए मास्टर प्लान बनाया कि भाई देखो शहरों का विकास नियोजित होना चाहिए। अब शहरों का विकास नियोजित होना चाहिए तो इसको लागू करने की जिम्मेदारी ब्यूरोक्रेसी पर है। ब्यूरोक्रेसी ने लागू किया और लागू करके दिल्ली में 1600 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां बसा दी। 1600 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां, मकान नहीं, अकेले दिल्ली में बसा दी गई अधिकारियों, नेताओं, बिल्डर माफियाओं, अपराधियों के भ्रष्ट गठजोड़ के कारण। फिलहाल हम लोग नौकरशाही की ऐसी भूमिका की अपेक्षा नहीं करते। और यही नहीं, ये बगल में डीडीए की एक बिल्डिंग है जहां हम लोग क्लास लेते हैं मुखर्जी नगर में, यही डीडीए की एक बिल्डिंग बनी हुई है, सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट नाम है, गिरने वाली है वो, उसको ढाने का आदेश दे दिया गया है। ज्यादा पुरानी बिल्डिंग नहीं है, 12-13 साल पुरानी बिल्डिंग है, और वो डीडीए ने यही की दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बनाई है। इतनी मजबूत बनाई है कि उसे 10 साल में गिरानी पड़ रही है। आप जा करके देखें तो सीढ़ियों ने दीवारें छोड़ दी हैं, कुछ सीढ़ियों ने मना कर दिया कि बोले अब मुझे साथ में नहीं रहना, मैं नीचे जा रही हूँ, केवल लोहे की छड़ें दिखती हैं, प्लास्टर नहीं दिखता। जर्जर हालत में केवल 10 से 12 सालों में आईटी के इंजीनियर्स की टीम आई, उन लोगों ने जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल में कहा कि ये रिहाइश के लिए ठीक नहीं है, इसको इमीडिएटली डिमोलिश कर दिया जाए वरना लोगों के लिए नुकसान हो सकता है। फिलहाल सरकारी कामकाज है, फाइलों में चल रहा है, डिमोलिश करने का आदेश आ चुका है, 1.5 साल से हम लोग सुन रहे हैं, अभी तक डिमोलिश नहीं हुआ है। लग रहा है कि ये लोग भी किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं कि कोई हादसा हो तो फिर लोगों को खाली करवा के डिमोलिश किया जाए। ये ब्यूरोक्रेसी है। इस काम के लिए ब्यूरोक्रेसी नहीं बनाई गई और इस उद्देश्य के लिए नहीं बनाई गई। आप आकर के भ्रष्टाचार की इस बिल्डिंग को बड़ी आसानी से देख सकते हो। यहाँ पर ये डीडीए की बिल्डिंग नहीं, ये भ्रष्टाचार की बिल्डिंग है जो यहाँ पर बनाई गई है। तो ब्यूरोक्रेसी का जो कार्य है वो नीतियों और निर्णयों को लागू करना है, लेकिन ईमानदारी के साथ, सत्यनिष्ठा के साथ। लेकिन क्या कहें, इस देश के चिंतन को पछवाई मार गई है। न जाने लोग क्यों और कैसा सोचते हैं। चलो लिखो, पहले थोड़ा सा लिखो इसे, शासन लिखो, हेडिंग लिखो शासन। शासन और प्रशासन में अंतर, आपको शासन और प्रशासन लिखा देते हैं, हेडिंग लिखो शासन। सरकार के बारे में तो हमने सारी डिटेल आपको लिखा दिया है यहाँ पर, तो वो नहीं लिखा रहे हैं, बोर्ड वर्क करा दिया है। हेडिंग लिखो शासन। लिखो शासन सरकार की गतिविधि है। शासन सरकार की गतिविधि है। सरकार जो कुछ करती है और जिस तरीके से करती है उसे शासन कहते हैं। ऐसे लिखाते चलेंगे, आपको समझा समझा करके लिखाते भी चलेंगे जहां जहां आवश्यक होगा। लिखो शासन सरकार की गतिविधि है। सरकार जो कुछ करती है और जिस तरीके से करती है उसे शासन कहते हैं। सरकार जो कुछ करती है, जिस तरीके से करती है उसे शासन कहते हैं। विश्व बैंक का मानना है, विश्व बैंक का मानना है कि शासन शासन देश के सामाजिक आर्थिक संसाधनों को, शासन देश के सामाजिक आर्थिक संसाधनों को प्रयोग में लाने की कला है, प्रयोग में लाने का कौशल है, स्किल है, स्किल लिखो, प्रयोग में लाने का कौशल है, स्किल है। शासन देश के सामाजिक, सामाजिक संसाधन मतलब हम और आप, और आर्थिक संसाधन यानी जमीन, जंगल, खान, खनिज, उद्योग, कंपनियां, ये सब आर्थिक संसाधन है। तो शासन देश के सामाजिक और आर्थिक संसाधनों को प्रयोग में लाने का कौशल है। कैसे किया जाता है इस कौशल का प्रयोग? सरकार का मुख्य शासन के अंतर्गत, शासन के अंतर्गत कानून बनाना, नीतियां बनाना, निर्णय लेना, शासन के अंतर्गत कानून बनाना, नीतियां बनाना, निर्णय लेना और इन्हें लागू करवाना शामिल है, और इन्हें लागू करवाना शामिल है। सम्मिलित है या शामिल है? सम्मिलित अच्छा शब्द है, सम्मिलित है या शामिल है? कोशिश करो अच्छे शब्दों का प्रयोग व्यवहार में करो, हम आपको बताते रहेंगे। जो प्रचलित शब्द है जैसे शामिल है, इसकी जगह पर आप सम्मिलित लिख सकते हो। ये सारी बातें भी आपको हम बताते रहेंगे, जिससे कि पॉलिटी के अध्ययन के साथ साथ आपके पास कुछ अच्छे शब्दों का संकलन भी हो जाए। और जब आप अभिव्यक्तियां दोगे, जब आप मेन एग्जामिनेशन में आंसर लिखोगे, तो आप अच्छे शब्दों का प्रयोग करोगे तो एग्जामिनर पर अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। क्योंकि बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए लिखने से। बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करने से एग्जामिनर पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, वो अच्छे अंक नहीं देता। तो अच्छे शब्दों का संकलन होना चाहिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सिविल सेवक बनने जा रहे हो ना। तुम्हें विदेश सचिव बनाएंगे, तुम्हें भारत सरकार का सचिव बनाएंगे, तुम्हें मुख्य सचिव बनाएंगे, तुम्हें कैबिनेट सचिव बनाएंगे, तुम्हें जिले का जिलाधिकारी बनाएंगे, अच्छे अच्छे पद देंगे। तो कम से कम इसी भाषा की अच्छी समझ और अच्छे शब्दों का संकलन तो जरूरी है ही, ये प्राथमिक आवश्यकता है। तो ये हो गया शासन। अब हेडिंग लिखो प्रशासन। प्रशासन। अब प्रशासन को चिंतकों की डेफिनेशन अलग है, वो मैं नहीं लिखा रहा हूँ ना, मैं यहाँ पर आपके लिए समझ के लिए लिखा रहा हूँ। देखो प्रशासन सिविल सेवकों या नौकरशाही की गतिविधि है। प्रशासन सिविल सेवकों या नौकरशाही की गतिविधि है, या नौकरशाही की गतिविधि है। जिसे प्रशासनिक कार्यपालिका के नाम से जाना जाता है, जिसे प्रशासनिक कार्यपालिका एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव के नाम से जाना जाता है।
जिसे प्रशासनिक कार्यपालिका के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत कानूनों, निर्णयों, नीतियों को लागू करने पर बल दिया जाता है। प्रशासन के अंतर्गत निर्णयों, कानूनों, नीतियों को लागू करने पर बल दिया जाता है, यानी इनका मुख्य कार्य नीतियों को लागू करना है, लागू करने पर बल दिया जाता है। इस प्रकार प्रशासन लागू करने से संबंधित गतिविधि है, लागू करने से संबंधित गतिविधि है। और नौकरशाही सरकार का कार्यकारी अंग है, हाथ और पैर। और नौकरशाही सरकार का एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है, हाथ पैर है, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, लागू होने वाला पहलू, कार्यकारी अंग, हाथ और पैर, ऐसे कह सकते हो। एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है, हाथ और पैर है, लागू करने वाला अंग है। तो यहां पर हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि सरकार है क्या, जो हमारे लिए आवश्यक है एग्जाम के लिए। केवल हमने उतनी चर्चा की, बाकी तो और चर्चा भी सरकार के बारे में की जा सकती थी, लेकिन वो दृष्टिकोण हम यहाँ पर नहीं अपना रहे हैं। जो हमारे लिए रेलेवेंट है, जितना हम लोग उतनी ही चर्चा कर रहे हैं जनरल स्टडीज के नजरिए से। अब इसके बाद हमने आपको बताया कि सरकार राज्य के अधीन काम करने वाली एक एजेंसी है। तो प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि भाई राज्य क्या है, स्टेट क्या है, स्टेट किसे कहते हैं। तो हम लोग स्टेट के बारे में चर्चा करेंगे, राज्य। अब देखो, स्टेट शब्द का जो प्रयोग है सामान्यतः दो अर्थों में होता है। इसका प्रयोग हम लोग दो अर्थों में करते हैं। एक सैद्धांतिक या संकल्पनात्मक कह लो, सैद्धांतिक या संकल्पनात्मक अर्थों में, या और दूसरा व्यावहारिक रूप में। तो रूप ही यहां भी लिख देते हैं। सैद्धांतिक या संकल्पनात्मक रूप में प्रयोग करते हैं और दूसरा व्यावहारिक रूप में प्रयोग करते हैं। जब व्यावहारिक रूप में हम लोग राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं, तो व्यावहारिक रूप में राज्य शब्द का आशय होता है, इसका अर्थ होता है प्रांत। इसका अर्थ होता है प्रांत। व्यावहारिक रूप में जो राज्य का आशय है वो है प्रांत, प्रोविंस। प्रांत का मतलब, जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई कोई देश बहुत सारे राज्यों से मिलकर के बनता है। जैसे हम कहते हैं कि भारत में कितने राज्य हैं, तो आप तुरंत रिस्पॉन्स करते हो सर 28 है। अमेरिका में कितने राज्य हैं, तो आप तुरंत रिस्पॉन्स करते हो सर 50 हैं, 50 राज्य हैं। तो हर देश अलग अलग प्रांतों से मिलकर के बनता है, लेकिन उसको हम लोग राज्य कहते हैं। लेकिन वास्तव में वो प्रांतीय इकाइयां हैं, है ना, प्रोविंशियल यूनिट्स हैं, जिनको हम राज्य कहते हैं। तो ये जो प्रांतीय इकाइयां हैं, इन्हीं प्रांतीय इकाइयों को हम लोग व्यावहारिक रूप में राज्य कहते हैं। जैसे भारत के राज्य, अमेरिका के राज्य, इस तरीके की अभिव्यक्तियां देते हैं हम लोग। तो राज्य शब्द का एक प्रयोग है व्यावहारिक, जो प्रांतों के अर्थ में प्रयोग में लाया जाता है। एमपी, यूपी, एमपी, बिहार इत्यादि, ये व्यावहारिक रूप में राज्य का प्रयोग है। लेकिन हमारा यहां पर राज्य शब्द का अध्ययन का ये आशय नहीं है। ये आशय तब होगा जब हम लोग संविधान के अंतर्गत राज्य की सरकार के विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने कल आपको बताया था कि भारत सरकार के बारे में पढ़ेंगे, फिर राज्य सरकार के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जो राज्य का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो राज्य सरकार वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, व्यवहार वाला नहीं है। आज हम लोग जिस राज्य के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो संकल्पनात्मक रूप है, वो सैद्धांतिक रूप है। और संकल्पनात्मक और सैद्धांतिक रूप में जो राज्य का आशय है वो किसी देश से होता है, देश से संबंधित होता है। व्यावहारिक रूप में वो प्रांत से संबंधित होता है। व्यावहारिक रूप में वो प्रांत से संबंधित है, यूपी, एमपी, बिहार, इसको राज्य कहते हैं। लेकिन जब हम लोग राज्य शब्द का प्रयोग सैद्धांतिक या संकल्पनात्मक अर्थों में करते हैं तो वो किसी देश से संबंधित होता है। जैसे भारत एक राज्य है, अमेरिका एक राज्य है, ब्रिटेन एक राज्य है इत्यादि, ये सब भी राज्य है। अब आप कहेंगे कि हमको कैसे पता चलेगा कि राज्य शब्द का कौन सा आशय प्रयोग में लाया गया है, ये वाला प्रयोग में लाया गया है या ये वाला प्रयोग में लाया गया है। देखो बच्चों, जब हम जहां राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है, जब हम उसे राज्य शब्द के प्रयोग का संदर्भ पढ़ते हैं तो हमें यह सहज अनुमान लग जाता है कि राज्य शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है, किस आशय से किया गया है। ये हमें सहज अनुमान लग जाता है। जैसे हम कहते हैं कि भाई प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, तो इसका मतलब यह है कि आप अनुमान लगाते हो कि यहाँ राज्य शब्द का प्रयोग यूपी, एमपी, बिहार इसके लिए है। ये बात समझ में आई। वहीं दूसरी ओर ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। दूसरी ओर कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 ये कहता है, हम आपको आगे पढ़ेंगे, आर्टिकल 14 ये कहता है भारत राज्य क्षेत्र के भीतर सबको समता का अधिकार होगा। ये तो नहीं लिखा है विधियों के समान संरक्षण और विधि के समक्ष समता से वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण इतनी गहराई में आपको नहीं ले जा रहे हैं, अभी वो आगे समझाएंगे। लेकिन बस इतनी सी बात समझो कि आर्टिकल 14 ये कहता है कि भारत राज्य क्षेत्र के भीतर सबको समता का अधिकार होगा। अब यहां पर लिखा गया भारत राज्य के भीतर सबको समता का अधिकार होगा, संक्षेप में कहें तो यहां भी भारत के लिए राज्य शब्द का प्रयोग किया गया। ये नहीं कहा गया भारत देश के भीतर सबको समता का अधिकार होगा। आर्टिकल 14 ये नहीं कहता कि भारत देश के भीतर सबको समता का अधिकार मिलेगा। आर्टिकल 14 कहता है भारत राज्य के भीतर सबको समता का अधिकार मिलेगा। तो अब जब भारत राज्य के भीतर सबको समता का अधिकार मिलेगा तो यहां जो राज्य शब्द का प्रयोग किया गया, हमने इसका सहज निष्कर्ष निकाल लिया कि यहां राज्य का मतलब क्या है, भारत राज्य यानी भारत देश। तो ऐसे ही
जहां जहां राज्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, जब आप राज्य शब्द के प्रयोग के संदर्भ देखते हो कि किस संदर्भ में राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है, तो आप सहज निष्कर्ष निकाल लेते हो कि ये व्यावहारिक अर्थों में प्रयोग में लाया गया है या ये संकल्पनात्मक अर्थों में प्रयोग में लाया गया है, और आप उसके अनुसार अपनी व्याख्या कर लेते हो और समझ विकसित कर लेते हो। ये बिल्कुल चिंता इस पर नहीं करनी, ये बिल्कुल तनाव भरा नहीं है। अभी शुरुआत में देखने में ऐसा लग रहा होगा कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कहाँ संकल्पनात्मक अर्थों में है और कहाँ व्यावहारिक अर्थों में है, लेकिन यकीन मानो, विश्वास करो मेरा, जब आप आगे अध्ययन करते जाओगे तो आपकी जो मेधा है, यानी जो आपकी बुद्धि है, जो आपका बौद्धिक पक्ष है, वो इतना सबल है, इतना मजबूत है कि अध्ययन के दौरान वो यह सहज विश्लेषण की क्षमता विकसित कर लेगा कि कब संकल्पनात्मक अर्थों में प्रयोग किया गया है और कब व्यावहारिक अर्थों में। आप इसका सहज निष्कर्ष निकाल पाओगे, आपको कोई दुविधा नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। अभी केवल शुरू में ऐसा अनुमान आप लगा सकते हो, लेकिन अनुमान आपका गलत होगा। तो इस बारे में हम लोग आगे आसानी से समझ जाएंगे, इसमें चिंता नहीं करनी है। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि अगर संकल्पनात्मक अर्थों में ये देश से संबंधित है, तो राज्य की परिभाषा क्या होती है, राज्य का अर्थ क्या होता है? इस पर क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में, आईएएस प्री में क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी लेकर आएंगे, पीवाईक्यू जब आपको कराएंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे हम। तो अब राज्य की परिभाषा क्या है, राज्य की अर्थ, राज्य का अर्थ क्या होता है? यहाँ राज्य की परिभाषा राज्य के 4 तत्वों से डिफाइन होती है, एलिमेंट से डिफाइन होती है। यानी राज्य की परिभाषा में 4 तत्व शामिल होते हैं, इसी आधार पर राज्य को डिफाइन किया जाता है कंसेप्चुअली, संकल्पनात्मक रूप में। यहीं से प्रश्न पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। कौन कौन से तत्व हैं? पहला है भूभाग, जिसकी एक निश्चित सीमा होनी चाहिए, लिख देता हूं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं। दूसरा है लोग, तीसरा है सरकार, और चौथा है संप्रभुता, सॉवेरेंटी। सर, ये 4 तत्व पाए जाते हैं राज्य के अंतर्गत। यानी जब हम लोग राज्य को डिफाइन करते हैं, गार्नर की परिभाषा सबसे अच्छी परिभाषा मानी जाती है, फिलहाल चिंतक बिल्कुल नहीं समझना यहाँ पर। तो किसी भी जमीन के टुकड़े को, भूभाग जमीन का टुकड़ा, किसी भी जमीन के टुकड़े को हम राज्य कह सकते हैं, किसी भी जमीन के टुकड़े को हम राज्य कह सकते हैं, बशर्ते उसमें ये 4 बातें शामिल होनी चाहिए। कौन सी 4 बात? ये जो जमीन का टुकड़ा है, ये जो भूभाग है, उसकी एक निश्चित सीमा हो, उसकी बाउंड्री तय हो कि कहां तक इसका विस्तार है। जैसे भारत है तो हमें पता है कि भारत की सीमाएं कौन कौन सी हैं, अन्य देशों की भी सीमाएं कौन कौन सी हमें पता है। तो किसी भी जमीन के टुकड़े को, किसी भी भूभाग को, जिसकी एक निश्चित सीमा होती है और उस सीमा में कुछ लोग निवास करते हैं, लोगों का रहना भी जरूरी है। निर्जन स्थान को, जहां पर लोग नहीं रहते, उसको राज्य नहीं कहा जाएगा। जिस जगह पर लोग रहते हैं, जमीन के ऐसे टुकड़े को ही राज्य की संज्ञा दी जाएगी। और जहां लोग रहते हैं, लोगों ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए, यानी अपने लिए मिल करके एक सरकार का गठन किया है, क्योंकि सरकार राज्य की एजेंसी है, हमने बताया, तो लोगों के लिए बनाई जाती है। तो लोगों ने अपने लिए मिलकर सरकार का गठन किया है। और कैसी सरकार बनाई है? सरकार कैसी बनाई है? सरकार ऐसी बनाई है जिसके पास निर्णय लेने की पूर्ण शक्ति है, संपूर्ण शक्ति है। उसको निर्णय लेने से कोई बाहरी ताकत नहीं रोक सकती, उसको कोई भी निर्णय लेने से कोई बाहरी ताकत नहीं रोक सकती, उसको निर्णय लेने से कोई अंदरूनी ताकत नहीं रोक सकती। अगर वो निर्णय लेना चाहे तो, अगर लेना चाहे तो कोई अंदरूनी ताकत नहीं रोक सकती। यानी सरकार के पास निर्णय लेने की अंतिम शक्ति है, और ये ऐसी शक्ति है जिसको कोई बाहरी ताकत और जिसको कोई अंदरूनी ताकत रोक नहीं सकती। यानी निर्णय लेने में वो किसी बाहरी और भीतरी दबाव से पूरी तरीके से मुक्त है, और इसी को कहते हैं कि वह संप्रभु है। यानी संप्रभुता सरकार की विशेषता है, और फिर अंततः यह राज्य की विशेषता है, क्योंकि राज्य का तत्व है। तो सरकार कैसी होनी चाहिए? सरकार संप्रभु होनी चाहिए, सॉवरेन होनी चाहिए, तब उसे राज्य कहा जाएगा। तो जहां ये 4 तत्व पाए जाएंगे, इन 4 तत्वों वाली, 4 विशेषताओं वाली जो भूभाग होगा, जो जमीन का टुकड़ा होगा, उसे हम राज्य की संज्ञा देंगे। अगर इनमें से एक भी मिसिंग है तो वो स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। स्टेट को पॉलिटिकली डिफाइन किया गया है, ये एक राजनीतिक संकल्पना है। जैसे हमने कहा कि भारत एक राज्य है, अभी हमने लिखा ना, ये भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब राज्य हैं। इसका मतलब ये है कि आप देखो, इन सब देशों में यही कॉन्सेप्ट पाए जाते हैं, ये सारे एलिमेंट पाए जाते हैं। तो इसलिए ये सब देश भी हैं, ये सब राज्य भी हैं, ये सब राज्य भी हैं। तो भारत एक राज्य है, अमेरिका एक राज्य है, अमेरिका ब्रिटेन एक राज्य है। क्यों? क्योंकि इन सारे जगहों पर ये 4 तरीके के तत्व पाए जाते हैं। जमीन का टुकड़ा है जिसकी निश्चित सीमा है, लोग रहते हैं, लोगों ने अपने लिए एक सरकार बनाई है, और सरकार बिना भीतरी और बाहरी दबाव के निर्णय लेने की ताकत रखती है। तो संप्रभुता है। अब सरकार झुक जाए बात अलग है, लेकिन ताकत है उसके पास। जैसे हम जब खालिस्तानी आतंकवाद को खत्म करना चाहते थे, तो हमने पूरा निर्णय लिया और हमने खालिस्तानी आतंकवाद का खात्मा कर दिया अपने देश से। ये बात अलग है कि फिर लोग सर उठाने लगे हैं, सर उठाने लगे हैं तो फिर कुचले जाएंगे, क्योंकि सरकार के पास तो संप्रभु शक्ति है। जब चाहे तो कर सकती है, जब चाहे तो कर सकती है। चाहना पड़ेगा, इच्छा पालनी पड़ेगी, क्योंकि ताकत तो है, लेकिन ताकत का प्रयोग तभी होगा जब इच्छा शक्ति विकसित होगी, अन्यथा केवल ताकत धरी रह जाएगी, इच्छा शक्ति का प्रयोग नहीं होगा। तो सरकार के पास संप्रभु शक्ति होती है, जिससे कि सरकार अपने निर्णयों को लेकर के और लागू करवा सकती है। अब भारत राज्य भी है, भारत देश भी है। देश का मतलब क्या है फिर? ये तो राज्य है, देश क्या है? जो राज्य की अवधारणा बनाई गई, ये नई अवधारणा है। 15वीं 16वीं शताब्दी के बाद से राज्य का जो नया कॉन्सेप्ट है वो अस्तित्व में आने लगा, और 20वीं शताब्दी आते आते राज्य की आधुनिक अवधारणा को मान्यता दे दी गई। तो राज्य की यह जो अवधारणा है, यह एक आधुनिक अवधारणा है, नवीन अवधारणा है, नई संकल्पना है, राजनीतिक संकल्पना है। यानी राज्य एक राजनीतिक अवधारणा है, यह एक राजनीतिक संकल्पना है, यह एक
राजनीतिक अवधारणा है और आधुनिक अवधारणा है। राजनीतिक अवधारणा है, आधुनिक अवधारणा है। तो भारत को हम लोग अब राज्य कहते हैं, लेकिन भारत तो पहले से है, सदियों सदियों, दशकों दशकों, युगों युगों से अस्तित्व रहा है भारत का। तो भारत युगों युगों से जब अस्तित्व में रहा है तो किस रूप में अस्तित्व में रहा है? राष्ट्र, देश के रूप में अस्तित्व में रहा है, कंट्री के रूप में रहा है, कंट्री के रूप में रहा है। कंट्री क्या है? ये एक पुरानी अवधारणा है, सबसे पुरानी अभिव्यक्ति है, सबसे पुरानी अभिव्यक्ति है, देश की अभिव्यक्ति। भारत एक देश है, अमेरिका एक देश है, ब्रिटेन एक देश है ना? तो ये सबसे पुरानी अभिव्यक्ति है। कैसे ये अभिव्यक्ति विकसित हुई? किसी भी भूभाग को जहां लोग रहते हैं उसे देश कहा जाता है। जहां वहां बसे हुए लोग हैं, किसी भी भूभाग को वहां बसे हुए लोगों के नाम से, देश के नाम से जाना जाता है। अब सरकार हो जरूरी नहीं है, संप्रभुता हो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ये सब जरूरी नहीं है। बस जमीन का टुकड़ा होना चाहिए, लोग होने चाहिए, तो वो देश कहलाएगा। ये किसी भी देश को प्रकट करने का सबसे पुराना तरीका है। हम लोग हर इस तरीके की इकाई को देश ही कहते हैं। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान सबको देश कहते रहे हैं। तो बसने वाले लोगों से युक्त भूभाग, जो वहां बसे हुए लोग हैं, जो वहां रहने वाले लोग हैं, उन लोगों से युक्त भूभाग, जमीन का टुकड़ा देश कहलाता है। यानी एक तरीके से कहें तो ये एक भौगोलिक अभिव्यक्ति है, ये एक भौगोलिक अभिव्यक्ति है, ये एक भौगोलिक अभिव्यक्ति है। देश सबसे पुरानी अभिव्यक्ति है। देश, हम लोग बोलचाल में देश शब्द का ही प्रयोग करते हैं। भारत एक देश है, अमेरिका एक देश है, ब्रिटेन एक देश है। अब इसके बाद आता है राष्ट्र। एक जो नया कॉन्सेप्ट शब्द है वह है राष्ट्र, नेशन। नेशन, तो देखो, भारत को ही हम लोग देश कहते हैं, भारत को ही हम लोग राज्य कहते हैं, भारत को ही हम लोग राष्ट्र भी कहते हैं ना। तो अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं ये। जब भारत को हम लोग एक केवल भूभाग के रूप में अभिव्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं, यानी भौगोलिक रूप से जब हम लोग वर्गीकरण करते हैं, नक्शा देखते हैं भाई विश्व के नक्शे में कौन देश कहाँ है, विश्व में यही तो देखते हैं कि कौन देश कहाँ है, तो देखते हैं भाई ये देश यहाँ है, ये देश यहाँ है। यानी भौगोलिक रूप से जब हम सीमांकन कर देते हैं अभी इकाइयों का, तो वो देश कहलाता है। लेकिन जब राजनीतिक रूप से हम लोग किसी देश के विषय में संकल्पना निर्मित करते हैं तो वह राजनीतिक अवधारणा राज्य कहलाती है। क्योंकि राजनीतिक अवधारणा है इसलिए इसमें दो राजनीतिक इकाइयों का समावेश है। सरकार राजनीतिक संस्था है और संप्रभुता सरकार की राजनीतिक विशेषता है। तो बाकी संप्रभुता के बारे में हम लोग फिर पढ़ेंगे, जब उद्देशिका आती है तो वहां भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद जो राष्ट्र शब्द है, राष्ट्र भारत की सांस्कृतिक विशेषता है, यह सांस्कृतिक अवधारणा है। कल्चरल कॉन्सेप्ट है। यानी जब हम लोग भारत को एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में, एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में हम लोग भारत को अभिव्यक्त करते हैं, भारत को प्रकट करते हैं, तो हम कहते हैं भारत एक राष्ट्र है। अब कैसे दी जाती है ये अभिव्यक्ति? राष्ट्र शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है? वास्तव में राष्ट्र शब्द का प्रयोग ऐसे समूह के लिए किया जाता है जिसने अतीत में जो परंपराएं हैं उन परंपराओं को संजोए रखा है और उन परंपराओं के आधार पर उसने अपनी समूह की गतिविधियों को आगे बढ़ाया है। क्योंकि हर समूह की अपनी अलग विशेषता होती है, हर समूह की अपनी एक अलग सांस्कृतिक विशेषता है। तो जो राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया जाता है वो किसी समूह के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सांस्कृतिक अवधारणा है। तो कल्चर शब्द किससे जुड़ा होगा? किसी समूह के गतिविधि से जुड़ा होगा। तो राष्ट्र शब्द का जो प्रयोग है वो किसी समूह के लिए करते हैं हम लोग, समूह के लिए करते हैं, लोगों के समूह, समूह का मतलब लोगों के समूह के लिए हम लोग करते हैं। तो राष्ट्र एक ऐसा समूह है जिसमें लोग आपस में एक दूसरे से जुड़ाव रखते हैं, अटैचमेंट रखते हैं। ये अटैचमेंट किसी भी आधार पर हो सकता है, किसी भी सांस्कृतिक विशेषता के आधार पर हो सकता है। सांस्कृतिक अवधारणा है ना, तो किसी भी सांस्कृतिक विशेषता के आधार पर हो सकता है। एक धर्म के आधार पर वो जुड़ाव हो सकता है, एक भाषा के आधार पर वो जुड़ाव हो सकता है, एक कल्चर के आधार पर, एक संस्कृति के आधार पर वो जुड़ाव हो सकता है, एक जाति या समुदाय के आधार पर ये जुड़ाव हो सकता है। किसी भी आधार पर ये अटैचमेंट हो सकता है, किसी भी आधार पर ये जुड़ाव हो सकता है। लेकिन ये जुड़ाव जरूरी है, ये अटैचमेंट जरूरी है। यानी हम जिस समूह को राष्ट्र कहते हैं उस समूह में एक भावनात्मक जुड़ाव होना जरूरी है। यह भावनात्मक जुड़ाव किसी भी आधार पर हो सकता है, धर्म के आधार पर हो सकता है, भाषा के आधार पर हो सकता है, संस्कृति के आधार पर हो सकता है, समुदाय या जाति के आधार पर हो सकता है, किसी भी आधार पर हो सकता है। लेकिन एक जुड़ाव होता है उनमें, एक भावनात्मक जुड़ाव होता है उनमें, एक भावनात्मक लगाव होता है उनमें, और इसी भावनात्मक लगाव के बंधन से वो आपस में बंधे होते हैं। ये जो भावनात्मक लगाव है, चाहे धर्म का हो, चाहे जाति का हो, चाहे भाषा का हो, ये जो भावनात्मक लगाव है, इसी भावनात्मक लगाव के बंधन से वो आपस में जुड़े होते हैं। और इस भावनात्मक लगाव के बंधन को राष्ट्रीयता कहते हैं, नेशनैलिटी कहते हैं। नेशनैलिटी एक प्रकार की भावना है, समूह की भावना है नेशनैलिटी। और इसी नेशनैलिटी से वो समूह के लोग आपस में बंधे होते हैं, आपस में बंधे होते हैं, और ये बंधन मिलकर के राष्ट्र का निर्माण करता है। जैसे उदाहरण के रूप में जब फ्रांस बना तो कैसे बना आप जानते हैं? जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग थे, फ्रेंच भाषा, फ्रांसीसी भाषा, जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग थे, उन्होंने मिल करके अपने लिए एक देश बनाया, देश बनाया। फ्रांस एक अलग देश बन गया। लेकिन फ्रांस देश तो बना, लेकिन अब उस फ्रांस को हम लोग राष्ट्र भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक विशेषता थी और वो विशेषता थी भाषा। उस भाषा के आधार पर बना।
इसराइल ना, जानते हो आप इसराइल को? 1948 में इसराइल बना। 1948 में बना ना। 1948 के पहले इसराइल देश का नामो निशान नहीं था, नहीं था, इसराइल देश ही नहीं था। लेकिन यहूदी लोग तो थे, ज्यूस या यहूदी धर्म को मानने वाले लोग तो थे, अलग अलग देशों में बटे थे। कोई जर्मनी में रह रहा था, हिटलर ने हालांकि बहुत सारे लोगों को भगाया लेकिन रह रहे थे। कोई ब्रिटेन में रह रहा था, कोई अमेरिका में रह रहा था, अलग अलग देशों में रह रहे थे। लेकिन अलग अलग देशों में रहने के बावजूद भी वो यहूदी धर्म के नाम पर एक दूसरे से जुड़े थे। अलग अलग देशों में रहने के बावजूद भी यहूदी धर्म के नाम पर एक दूसरे से जुड़े थे। और उन्हें यह लगता था कि भविष्य में आगे चल करके वो केवल अपने यहूदी धर्म के लोगों के लिए एक अलग देश बना पाएंगे, उन्हें यह लगता था। एंड दे डिड, और उन्होंने ऐसा किया। केवल यहूदियों के लिए एक अलग देश बना 1948 में। और सारे यहूदी जो अलग अलग बिखरे हुए थे उन्हें लगा कि चलो अब अपना देश बन गया, अब अपने देश में बसते हैं। तो इसराइल का 1948 में एक देश के रूप में जन्म हुआ। क्योंकि केवल यहूदी धर्म के आधार पर सब इकट्ठा हुए और यहूदी धर्म के आधार पर इसराइल एक देश बना, इसलिए भौगोलिक रूप से हमने इसराइल को देश के रूप में मान्यता दे दी, लेकिन सांस्कृतिक रूप से इसराइल एक राष्ट्र भी है। क्योंकि यहूदी धर्म की मान्यताओं के आधार पर वे सब आपस में इकट्ठा हैं, वे सब आपस में एकताबद्ध हैं। तो यहूदी भी एक, यहूदियों का भी अपना एक राष्ट्र है, यानी इसराइल है। ऐसे ही इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों का भी अपना अलग अलग राष्ट्र है। कोई पाकिस्तान में रहता है, कोई सऊदी अरब में रहता है, कोई संयुक्त अरब अमीरात में रहता है। सब ने अपने अपने लिए मिलकर के इस्लाम धर्म की मान्यताओं पर अलग राष्ट्र बना लिया, 56 राष्ट्र बना लिए। इसलिए इस तरीके से तो ये सब अलग अलग राष्ट्र हैं, क्योंकि एक धर्म की मान्यता के आधार पर सब जुड़े हैं आपस में। उनके जुड़ाव का मुख्य कारण ही इस्लाम धर्म की मान्यता है, इसलिए हम उनको इस्लामिक राष्ट्र कहते हैं। उनको इस्लामिक राष्ट्र की संज्ञा दी जाती है क्योंकि यही उनके जुड़ाव का मुख्य साधन है। ये सांस्कृतिक विशेषता है। तो वो राष्ट्र भी, राज्य भी है, वो राज्य भी है क्योंकि वो चारों एलिमेंट मिलते हैं, देश है और राष्ट्र भी है। क्यों? क्योंकि ये जुड़ाव है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब राष्ट्र हैं। क्यों? क्योंकि ताजिकिस्तान बना ताजिक समुदाय के लिए, उज्बेकिस्तान बना उज्बेक समुदाय के लिए, कजाकिस्तान बना कजाक समुदाय के लिए ना, किर्गिस्तान बना किर्ग लोगों के लिए। तो अलग अलग जो समुदाय बने, उन समुदाय, अलग अलग जो समुदाय थे, उन्होंने अपने अपने लिए एक देश बना लिया अपनी सांस्कृतिक विशेषता के आधार पर। तो वे राष्ट्र भी बने, वे राष्ट्र भी बने। अब बारी आती है भारत की। भारत में तो एक सांस्कृतिक विशेषता है ही नहीं, बहुत सारी सांस्कृतिक विशेषताएं हैं। बहुत सारी संस्कृतियां एक साथ अस्तित्व में रहती हैं। अलग अलग धर्म है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग जाति हैं, सबकी अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं। तो क्या भारत राष्ट्र नहीं है? है। यहां भी हम सब एक बंधन से बंधे हैं और वह बंधन है राष्ट्रीयता का बंधन, राष्ट्रीयता की भावना। अलग अलग धर्म, जाति, भाषा इत्यादि होते हुए भी हम सब के ऊपर एक भावना हावी है और वह भावना है हम सब भारतीय हैं। वी ऑल आर इंडियन, हम सब भारतीय हैं। हम सब के ऊपर एक भावना हावी है, हम सब भारतीय हैं। और ये जो भारतीय होने की भावना है ना, हम देश के किसी भी हिस्से में रह रहे हो, हमारी कोई भी भाषा हो, हमारी कोई भी जाति हो, हमारा कोई भी धर्म हो, हमारी कोई भी संस्कृति हो, लेकिन हम पहले भारतीय हैं, हम पहले इंडियन हैं, हम पहले भारतीय हैं। और यही जो भारतीयता का तत्व है, यही हमें आपस में जोड़े रखता है। यही जो भारतीयता की भावना है, ये हमें आपस में जोड़े रखती है। हमारे सैनिक भारत माता की जय बोलते हुए हंसते हंसते प्राणों की आहुति दे देते हैं। अभी हमने करगिल दिवस मनाया 2 दिन पहले, विजय दिवस मनाया हमने 2 दिन पहले। आप उस करगिल की वीर गाथाओं को याद कीजिए, सैनिकों की वीर गाथाओं को। हंसते हंसते प्राणों की आहुति दी। एक एक सैनिक ऐसे थे जिन्होंने 40 पाकिस्तानी जवानों को मार गिराया। 5000 पाकिस्तानी जवान हमने मार गिराए कारगिल युद्ध में, 5000 पाकिस्तानी जवान। हालांकि हमने भी नुकसान उठाए, हमारे यहाँ भी शहादत हुई, 567 जवान हमारे यहाँ शहीद हुए। लेकिन उस शहादत के बाद उन्होंने भारत माँ की रक्षा की। भारत को माँ की संज्ञा देते हैं और हम अपने आप को उनकी संतान मानते हैं। और भारत माँ की संतान के नाते हम अपने आप को भारतीय कहते हैं। और ये जो भारतीय होने की भावना है, हम देश के किसी भी जाति धर्म सबको मानने वाले हों, ये भारतीय होने की भावना हमें एक रखती है। और ये भारतीय होने की भावना हमें आपस में जोड़े रखती है, हमें आपस में एकताबद्ध रखती है। और यही कारण है, इसका सबसे बड़ा जज्बे का एग्जाम्पल आपको देखना है तो भारत के सैनिकों से देखो, जो भारत माता की जय बोलते हैं और इसके बाद हंसते हंसते प्राणों की आहुति दे देते हैं। हालांकि हमारे देश में नासूर भी कम नहीं है जो फिलिस्तीन की जय के नारे लगा लेते हैं। ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग भी मौजूद हैं, लेकिन अपवाद हर जगह होते हैं, हर देश में है। हर देश में इस प्रकार के विलक्षण प्रकृति के व्यक्ति हैं जो अपने ही राष्ट्र के विरुद्ध कार्य करने की चेष्टा रखते हैं। उनको जाने दो, उनसे निपटने का काम कानून लागू करने वाली एजेंसियों का है, जब जैसा वो चाहेंगे। लेकिन हमें भी ये सोचना चाहिए कि हमें भारतीयता के इस तत्व को अपने अंदर बनाए रखना चाहिए। तो दिखता है, ये भारतीयता का तत्व दिखता है। ये दुर्भाग्य की बात है, ज्यादा नहीं दिखता, कभी कभी दिखता है। जब हमें सड़कों को गंदा करना हो तो हम भूल जाते हैं कि हम भारतीय हैं। चिप्स खा रहे हैं, इंडिया गेट पर घूम रहे हैं, जैसे चिप्स खत्म हुआ पैकेट भारी लगने लगता है, वहीं गिरा दिया, गंदगी कर दी। स्वच्छ नहीं रखते अपने देश को। हमें भारत के विरुद्ध काम करना है, तुरंत काम करने लगते हैं। आतंकियों के मानवाधिकारों की चिंता करने लगते हैं, नक्सलियों के मानवाधिकारों की चिंता करने लगते हैं। अरे क्यों भाई? वो हमारे देश को घाव दे रहे हैं, हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं। काहे का समर्थन और काहे की सहानुभूति और काहे का मानवाधिकार? जब वो हमारे देश के नागरिकों को मारते हैं, जब हमारे सैनिकों को शहीद करते हैं, तब उनके मानवाधिकारों का हनन नहीं होता। काहे का मानवाधिकार आतंकियों का और काहे का मानवाधिकार नक्सलियों का? एक ही तराजू पर सबको तौलना होगा, अलग अलग तराजू नहीं बनाए जा सकते। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे द्विविचार रखने वाले लोग, ऐसे दिखावटी लोग मौजूद हैं। जब हमारी एजेंसियां पकड़ती हैं, उनके खिलाफ सबूत मिलते हैं तो कार्रवाई होती है। बहुत सारे अवसरों पर कार्रवाई नहीं हो पाती। ये हमारे लॉ एजेंसी का, ये हमारे लीगल सिस्टम का, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का दुरुपयोग भी है, उसकी कमी भी है, जिसको दूर करना चाहिए।
लेकिन हाँ, एक मौके पर यह भारतीयता दिखती है। पाकिस्तान से मैच हो जाए तो, पाकिस्तान से मैच हो जाए तो फिर भारतीयता का लक्षण दिखता है हमें। हम सब बैठ करके मैच देखते हैं। क्रिकेट नहीं पसंद हमें, क्रिकेट नहीं पसंद, क्योंकि क्रिकेट पसंद होता तो वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड का भी मैच देखते। तो क्रिकेट नहीं पसंद है, बस पाकिस्तान से मैच हो जाए तो ये देखना पसंद है, क्योंकि चिर प्रतिद्वंदी है हमारा, बार बार हम पर हमला करने की साजिश रचता है। इसलिए उसको युद्ध हमारी नीति नहीं, हिंसा हमारी नीति नहीं, तो कम से कम क्रिकेट के मैदान में तो पटखनी दे सकते हैं। तो इसलिए उसको हारते हुए देखना चाहते हैं और अपनी टीम को हमेशा पाकिस्तान से जीतते हुए देखना चाहते हैं। ये भारतीयता की भावना है जो आपको क्रिकेट देखने की प्रेरणा देती है, क्रिकेट के मैच को देखने की प्रेरणा देती है। इस वाले क्रिकेट मैच को, हमारी क्लास चलती रहती है, जब ऐसे मैच होते हैं तो बच्चे अक्सर कहते हैं सर मैच है, थोड़ी जल्दी छोड़ दीजिए क्लास। मैं भी छोड़ देता हूँ, ठीक है जाओ, एक आध टॉपिक पूरा करके जो कंप्लीट होने वाला होता है आपको छूट दे देने की, ठीक है देख लो, चलो तुम्हारी इच्छा है तो देख लो। क्यों? क्योंकि ये भारतीयता की भावना का प्रकटीकरण है आपका। आप ये शो कर रहे हो कि आप भारतीय हो। क्यों? क्योंकि अपने चिर प्रतिद्वंदी से जीतते हुए देखना चाहते हो। क्योंकि इस भारतीयता के नाते आप इस देश को राष्ट्र के रूप में अभिव्यक्ति दे रहे हो, और अगर उसमें गलती से विराट कोहली आउट हो गया तो यहीं से बैठे हुए आप उसे सीख देते हो, इतना गलत खेला, ऐसे नहीं खेलना चाहिए था, शायद ऐसे खेलना चाहिए था। तो वो ठहरा क्रिकेट का प्रकांड पंडित, उसे आपसे ज्यादा क्रिकेट आती है, लेकिन आप ज्ञान दे रहे हो, सुन भी नहीं रहा वो आपकी, लेकिन आप उसे ऐसा कहते हो। आप नहीं कह रहे हो, आपकी भारतीयता की भावना कह रही है, जो आपके रग रग में पिरोई हुई है, जो आपके रग रग में बसती है। तो जब हम लोग राष्ट्र शब्द को अभिव्यक्ति देते हैं तो राष्ट्र शब्द राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत समूह का प्रतीक है। राष्ट्र की भावना से ओतप्रोत समूह की अभिव्यक्ति है, समूह की गतिविधि है, समूह की भावना है। इसे हम राष्ट्र कहते हैं, इसे हम नेशन कहते हैं। तो भारत भी एक राष्ट्र है, भारत भी एक राष्ट्र है। क्यों? क्योंकि विविध संस्कृति होने के बावजूद भी भारतीयता की भावना हमारी राष्ट्रीयता की पहचान है, और यह राष्ट्रीयता हमारी रग रग में बसती है। हम अपनी आजीविका इस प्रकार चलाना चाहते हैं जिससे हम अपने विकास के लिए तो काम करें, लेकिन हम अपने देश का सर नीचा ना होने दें। यही तो सोचते हैं आप, और यही हर भारतीय सोचता है। हालांकि कुछ लोग ऐसा नहीं भी सोचते हैं। जाने तो अपवाद हर जगह होते हैं, राजनीति में भी हैं, प्रशासन में भी हैं, हर जगह हैं, तो अपवाद हर जगह हैं, लेकिन वो अपवाद हैं। वास्तव में जो राष्ट्रीयता की भावना है वो हम सब में है। हम सब भारत के नागरिक हैं, और हम सब भारतीय होने के नाते कभी भी नहीं चाहते कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि कभी धूमिल हो। ये जो भावना है राष्ट्रीयता की, यही हमें एक राष्ट्र के रूप में संगठित करती है, यही हमें एक राष्ट्र के रूप में संगठित करती है। तो बच्चों, राष्ट्र की अभिव्यक्ति एक कल्चरल, एक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है, सांस्कृतिक अवधारणा है। अब इसमें और भी कॉन्सेप्ट आते हैं, जैसे एक नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आता है, राष्ट्र राज्य कहते हैं इसे। एक नया कॉन्सेप्ट है, स्टेट नेशन का कॉन्सेप्ट है, राज्य राष्ट्र कहते हैं इसे। इसको भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले नेशन लिख लो, राष्ट्र लिखो, राष्ट्र लिखो, दो एक शब्दों में लिखो। यह एक सांस्कृतिक अवधारणा है, यह एक सांस्कृतिक अवधारणा है जो किसी समूह की पहचान और उसकी गतिविधि को प्रकट करती है, जो किसी समूह की पहचान या समूह की गतिविधि को प्रकट करती है, समूह की है, जो किसी समूह की पहचान और समूह की गतिविधि को प्रकट करती है। किसी सांस्कृतिक विशेषता, किसी सांस्कृतिक विशेषता जैसे धर्म, जाति, भाषा इत्यादि, किसी सांस्कृतिक विशेषता जैसे धर्म, जाति, भाषा इत्यादि के आधार पर गठित ऐसे समूह को राष्ट्र कहते हैं, के आधार पर गठित ऐसे समूह को राष्ट्र कहते हैं जिनमें इन विशेषताओं के आधार पर, जिनमें इन विशेषताओं के आधार पर भावना का संचार होता है, भावना का संचार होता है, और यह भावना समूह को बांधे रखती है, समूह को एकताबद्ध रखती है। अच्छा शब्द है, एकताबद्ध रखती है, यानी समूह को बांधे रखती है। यह भावना समूह को एकताबद्ध रखती है, यानी समूह को बांधे रखती है। तो ये हो गया राष्ट्र के बारे में। अब इसके बाद जो नई अवधारणाएं राष्ट्र के बाद विकसित हुई हैं वह है नेशन स्टेट और स्टेट नेशन। नेशन स्टेट का मतलब है कि जैसे अब बहुत सारे समूह, अब जो समूह की विशेषता है वो राज्य के साथ कोएग्जिस्ट करने लगी है। कहीं कहीं ऐसा है कि कोएग्जिस्ट नहीं होता, यानी समूह है लेकिन उनके लिए राष्ट्र, उनके लिए राज्य नहीं है। कुछ समूह ऐसे हैं जिनके लिए राज्य नहीं है, जैसे कुर्द लोग हैं ईरान में, इराक में, और कुछ अन्य जगहों पर फैले हुए हैं। वे अपने लिए एक देश की डिमांड कर रहे हैं, भाई उनके लिए देश भी बन जाए, लेकिन देश नहीं बन पा रहा है। कुर्दिस्तान की मांग कर रहे हैं, देश नहीं बन पा रहा है, लेकिन एक राष्ट्र के रूप में वो संगठित हैं, क्योंकि अलग अलग कुर्द की अपनी अलग पहचान है, वो एक राष्ट्र के रूप में संगठित हैं। तो वे अपने आप में एक राष्ट्र हैं, लेकिन राज्य नहीं है। तो राष्ट्र के लिए राज्य होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो आधुनिक परिवेश है
उस आधुनिक परिवेश में दोनों संकल्पनाएं कोएग्जिस्ट करने लगी हैं, सह अस्तित्व में रहने लगी हैं। इसलिए राष्ट्र राज्य या राज्य राष्ट्र की अवधारणा जन्म लेती है। कैसे लेती है इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। और जो अन्य कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म संविधानवाद क्या होता है, सीमित सरकार क्या होती है, ऐसी अवधारणाओं के बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो फिलहाल चूंकि समय समापन की ओर है, इसलिए क्वेश्चन ले लेते हैं आपके। और अभी 10-15 मिनट लगभग बचे हुए हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अब आपके क्वेश्चन ले लूँ। बाकी जो ये चर्चा है, ये चर्चा हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, कल आपको पढ़ाएंगे। तो